कल माध्य का दूसरा नियम बता दिया गया था। माध्य निकालने के लिए दूसरा फॉर्मूला किस तरह से प्रयोग होगा उसके बारे में कल बताया गया था ना। दूसरा फॉर्मूला में दो ही टाइप आएंगे। दूसरा जो फॉर्मूला है माध्य बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा में सिग्मा एफ आई, उसमें केवल दो टाइप। एक टाइप में क्या होगा कि वर्ग बारंबारता दिया रहेगा, वर्ग बारंबारता दिया रहेगा, माध्य कह देगा निकालने के लिए। इसका दूसरा टाइप यह है कि माध्य कह देगा मालूम है और कोई अज्ञात बारंबारता का मान ज्ञात करे, अज्ञात बारंबारता, ठीक है। वर्ग नहीं कहेगा, वर्ग अज्ञात नहीं हो सकता है, ठीक है, इसमें वर्ग अज्ञात नहीं हो सकता है। बारंबारता जो अज्ञात है उसका मान निकालना है, एक्स का, वाई का, जेड का, पी का, क्यू का, यानी दो ही टाइप। आप लोगों को 9 सिलेबस में माध्य का बस दो ही फार्मूला जानना है। एक पहला फार्मूला दिए गए प्रेक्षणों का योग बटा में प्रेक्षणों की संख्या, और दूसरा है सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा में सिग्मा एफ आई, ठीक है। तो आप लोगों के सिलेबस के अनुसार जो है हम बता दिए कि दो फार्मूला पढ़ना है, दोनों हो गया। लेकिन फिर आप 10 क्लास में जाइएगा तो आपको तीसरा फार्मूला पढ़ना है ना। आज ही हम बता देते हैं कि तीसरा फार्मूला, जब दो बता दिए तो ये काहे दिए रहेगा ना जी, पूरा बता देते हैं पूरा। आज भी हम लोग माध्य ही पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन माध्य का कौन सा फार्मूला पढ़ेंगे, तीसरा फार्मूला। तो माध्य का अगर हम तीसरा फार्मूला पढ़ेंगे तो क्वेश्चन का इसमें टाइप अलग होगा, क्वेश्चन का टाइप अलग होगा। क्योंकि पहला फार्मूला था तो उसमें कॉमा द्वारा मान दिया गया था, पहला फार्मूला में मान कॉमा द्वारा दिया गया था। दूसरा फार्मूला में वर्ग बारंबारता का प्रयोग था। तो तीसरा जो होगा उसमें वैसे क्वेश्चन नहीं रहेगा, इसका क्वेश्चन ही अलग रहेगा, ठीक है। तीनों फार्मूला अलग अलग क्वेश्चन के लिए बनाया गया है कि अगर क्वेश्चन में केवल मान दिया गया हो अलग अलग कॉमा के द्वारा, तो उसका माध्य निकालने के लिए दिए गए प्रेक्षणों का योग बटा में प्रेक्षणों की संख्या। अगर आपका क्वेश्चन वर्ग बारंबारता में दे दे या कह दे माध्य ज्ञात करने के लिए, तो उसका फार्मूला होगा सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा में सिग्मा एफ आई। अगर क्वेश्चन में दे दे वर्ग अंतराल बारंबारता कह दे माध्य निकालने के लिए, तो उसका भी माध्य निकलेगा ना, तो उसके लिए अलग फार्मूला है। फार्मूला अलग है, फार्मूला तीनों का अलग अलग है, लेकिन तीनों का कहने का मतलब वही होता है दिए गए प्रेक्षणों का योग बटा में प्रेक्षणों की संख्या। वर्ग अंतराल, क्लास इंटरवल होगा वर्ग अंतराल। बारंबारता, वर्ग अंतराल दे सकता है 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14, 14 से 16। बारंबारता में मान लो 8 दे दे, 12 दे दे, 6, 9, 3, इस तरह से क्वेश्चन आपको दे दे। अगर इस रूप में क्वेश्चन दे दे, कह दे कि इसका माध्य ज्ञात करें, ठीक है, क्वेश्चन में कह दे माध्य ज्ञात करें या समांतर माध्य ज्ञात करें या औसत ज्ञात करें, ठीक है, तीनों में से कोई भी शब्द का प्रयोग कर सकता है, लेकिन निकालना एक ही है। तीनों अलग अलग सवाल नहीं है, इन्हें के माध्य के लिए अलग, औसत के लिए अलग। तो ये वर्ग अंतराल, ये बारंबारता है। वर्ग अंतराल किसे कहते हैं हम बता चुके हैं कि जब दो वर्गों के बीच में किसी संख्या का अंतर होता है, जब दो वर्गों के बीच में कोई संख्या का डिफरेंस आ जाता है, अंतराल पड़ जाता है, इंटरवल आ जाता है, तो उसी को क्या कहा जाता है, वर्ग अंतराल। जैसे 4 से 6 कुछ लग रहा है खाली है, 4 से एक बार 6, 6 से 8, 8 से 10, ठीक है। तो ये जो अंतराल है बराबर भी हो सकता है, ये जो अंतराल है अलग अलग भी हो सकता है। ये नहीं कि हर जगह पर जो अंतर होगा बराबर ही होगा, हर जगह पर अंतर अलग अलग भी हो सकता है, वो भी वर्ग अंतराल ही कहलाएगा।
वो भी वर्ग अंतराल ही होगा। लेकिन वर्ग अंतराल का एक सही रूप यही होता है कि अगर हर जगह पर अंतर क्या हो, समान। अगर हर जगह पर अंतर समान हो दो वर्गों के बीच में, तो वह उस वर्ग अंतराल को सबसे अच्छा वर्ग अंतराल माना जाता है ना। वर्ग अंतराल दो विधि में होता है। वर्ग अंतराल लिखने का दो विधि हम बतलाए थे, एक अपवर्जी विधि, दूसरा समावेशिक विधि। अब आप लोगों को ये बतलाना है कि ये जो वर्ग अंतराल है किस विधि में है, अपवर्जी विधि में कि समावेशिक विधि में। अपवर्जी विधि में है, ठीक है। ये जो वर्ग अंतराल है अपवर्जी विधि में है। कैसे अपवर्जी विधि में जान गए, तो ध्यान दो, यहाँ 6 है, देखो यहाँ भी 6 है, यहाँ 8 है, देखो यहाँ भी 8 है, यहाँ 10 है, देखो यहाँ भी 10 है। इस तरह से यदि बराबर होगा तो उसी को कहा जाता है अपवर्जी विधि। लेकिन अगर उसको गणित के दृष्टि से देखा जाए, तो जब किसी वर्ग अंतराल का उच्च सीमा अपने से आगे वाले वर्ग अंतराल में निम्न सीमा बन जाती, तो वैसे वर्ग अंतराल को क्या कहा जाता है, वैसे वर्ग अंतराल को अपवर्जी विधि कहा जाता है। वैसे वर्ग अंतराल को अपवर्जी विधि कहा जाता है, ठीक है। कि जब किसी वर्ग अंतराल का उच्च सीमा ठीक अपने से अगले वर्ग अंतराल के लिए निम्न सीमा हो जाता है। बताओ बेचारा खूब फौंक रहा था, उच्च सीमा है 6, देखो आगे वाला में क्या हो गया, निम्न सीमा। अब 8 इसमें उच्च सीमा था, देखो आगे वाला में क्या हो गया, निम्न सीमा, ठीक है। तो ऐसा जो वर्ग अंतराल होगा तो उसी को कहा जाता है अपवर्जी विधि। ये बारंबारता हो गया, ये बारंबारता, ठीक है। तो हम लोग जान गए कि जब दो वर्गों के बीच में किसी संख्या का अंतराल होता है तो वही वर्ग अंतराल होता है। इधर वाला भी वर्ग है, इधर वाला भी वर्ग है, लेकिन दो वर्गों के बीच में अंतर है, यही वर्ग। वर्ग अंतराल में एक उच्च सीमा होता है, एक निम्न सीमा, एक उच्च सीमा निम्न सीमा, उच्च सीमा निम्न सीमा, उच्च सीमा निम्न सीमा, ठीक है। यह जो वर्ग अंतराल है अपवर्जी विधि में है, यह जो वर्ग अंतराल है अपवर्जी विधि में है। समावेशिक विधि में रहता तो एक ज्यादा हो जाता है, जैसे यहाँ 6 है तो यहाँ 7 हो जाता है, यहाँ 8 है तो यहाँ 9 हो जाता है। तो वैसे अगर वर्ग अंतराल हो तो उसको कहा जाएगा समावेशिक विधि, ठीक है। लेकिन यह जो वर्ग अंतराल है अपवर्जी विधि है। तो आप लोगों को क्वेश्चन में इतना सारा मान दिया रहेगा, वर्ग अंतराल और बारंबारता, कह देगा माध्य निकालने के लिए, कह देगा माध्य निकालने के लिए। तो देखिए अगर माध्य निकालना होगा तीसरा फार्मूला से, तो सबसे पहले यहाँ पर निकाला जाएगा एक्स आई। एक्स आई का मतलब क्या होता है, वर्ग चिन्ह या वर्ग, वर्ग चिन्ह या वर्ग। इसके बाद ए का मान निकाला जाता है। ए जो होता है कल्पित माध्य होता है। कल्पित माध्य का मतलब कि कल्पना से अपने से कोई व्यक्ति माध्य मान लेता है। अब ए के बाद यू आई निकाला जाता है। यू आई का फॉर्मूला होता है एक्स आई माइनस ए बटा में आई, आई तो नहीं है आई। आगे एक और मान निकाला जाता है यू आई गुणे एफ आई। देखने में लग रहा है कितना भारी है ना, क्योंकि इतना सारा मान निकालना है, 1 2 3 4, लेकिन कुछ नहीं है, सबसे आसान यही है, वो ध्यान दो। वर्ग अंतराल बारंबारता क्वेश्चन में दिया रहेगा, आप लोगों को निकालना है माध्य। तो देखो पहले एक्स आई निकालेंगे, एक्स आई के बाद ए निकाला जाता है, ए जो है कल्पित माध्य है। ए के बाद यू आई निकाला जाता है, यह भी एक्स आई का एक दूसरा रूप है। इसके बाद यू आई गुणे एफ आई। एफ आई जो है बारंबारता है। अब बारंबारता हमेशा किसके साथ गुणा होता है, वर्ग के साथ गुणा होता है, ठीक है। तो यहाँ हम एक्स आई निकाल रहे हैं, यहाँ हम एक्स आई निकाल रहे हैं, लेकिन ए एक्स आई जो है क्या होगा, इस फॉर्मूला के लिए वैलिड नहीं है, ठीक है। ये क्या करता है कि अपने लिए एक और एक्स आई निकलवाता है, दूसरा एक्स आई ना, लेकिन वो एक्स आई की तरह ही होता है, जिसको बोला जाता है यू आई। यू आई का फॉर्मूला होता है एक्स आई माइनस ए बटा में आई। यू आई बराबर एक्स आई माइनस ए बटा में आई। एक कल्पित माध्य है। कल्पित माध्य मतलब हम कुछ अपने से माध्य सोच लिए, हम अपने से कोई मान सोच लिए, वो माध्य हमारा हो गया। अपने से कुछ भी नहीं सोच सकते हैं, इसी में से कोई हम सोचेंगे ना।
तो इतना सारा मान हमको निकालना है और लास्ट में यू आई से एफ आई में गुणा करना है। ठीक है, तो इतना मान लग रहा है कि बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है, एकदम सबसे आसान है। ध्यान दो, सबसे पहले तुमको एक मान यहाँ पर निकालना होगा। सबसे पहले तुम लोगों को आई निकालना होगा। आई क्या होता है? वर्ग अंतराल का लंबाई या माप होता है, वर्ग माप। ठीक है, वर्ग अंतराल का लंबाई, लेंथ कितना है, माप कितना है, वही वर्ग माप कहलाता है। हम बतलाए हैं आई बराबर होता है उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। ठीक है, एक परिसर होता है, वो भी उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, लेकिन वो दूसरा चीज होता है। जब कॉमा में कोई राशि रहेगा उसका परिसर वैसे निकाला जाता है। सबसे बड़ा डाटा में से सबसे छोटा डाटा घटा दो, परिसर निकल गया, रेंज निकल गया। लेकिन यहाँ पर जो आई है, ठीक है, यहाँ पर जो आई कह रहा है, ये वर्ग अंतराल का लेंथ होता है, वर्ग अंतराल का माप होता है। कितना माप है, देखो कितना का लेंथ है दोनों के बीच में, 2। कितना का लेंथ है, 2। कितना का लेंथ है, 2। वही वर्ग माप होता है। ठीक है, जैसे देखो एक वर्ग हमारा 10 है, एक वर्ग हमारा 12 है, तो 10 के 12 में कितना दूरी है? 10 से 12 के बीच में 2 ना दूरी आ रहा है जी, 2 दूरी आ रहा है। यहाँ 10 है, यहाँ 12 है, यानी कि 10 को 12 के पास पहुंचने के लिए क्या करना होगा? समझो कि 2 कदम चलना होगा। 10 से 12 यानी 10 को अगर 12 के पास आना होगा तो कितना कदम चलना होगा? 2। नहीं अनुका, देखो आपने कोचस कितना दूर है। ठीक है, तो परसतुआ से कोचस कितना दूर है? मान लो 10 किलोमीटर। तो परसतुआ भी भाई एक बाजार है, कोचस भी एक बाजार है, लेकिन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? 12। तो ही ना माप हुआ। उसी तरह से ये भी वर्ग है, ये भी वर्ग है, दोनों के बीच में कितना अंतर है? वही क्या कहलाता है? आई का मान होता है, वही वर्ग माप होता है, वही वर्ग माप होता है। ठीक है, तो आई बराबर हम लिखेंगे उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। कोई भी उच्च सीमा लेके निम्न सीमा घटा दो, कहीं से भी उच्च सीमा में निम्न सीमा घटा दो, तुम्हारा वर्ग माप निकल जाएगा। तो जब तुम्हारा वर्ग अंतराल का लंबाई समान होगा तो। ठीक है, अब एक बात हम और भी बताए थे कि अगर तुम्हारा वर्ग अंतराल समावेशिक विधि में हो तो जितना आई का मान आता है उसमें 1 जोड़ दिया जाता है। लेकिन यहाँ तो अपवर्ती विधि में है, 16 में से 14 घटाएंगे तो क्या होगा? 2। अगर हम 16 में से 14 घटाएं तो कहीं से भी घटाओ 2 ही आएगा, कहीं से भी घटा के लिख दो 2 आएगा, वही आई का मान होता है, वही आई का मान होता है। ठीक है, तो समझ में आ गया आई का मान कैसे निकाला जाएगा? वर्ग अंतराल का माप, वर्ग अंतराल के बड़े वाले मान में से छोटा वाला मान घटा दो, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, वही तुम्हारा आई का मान होगा। ठीक है, लेकिन यही वर्ग अंतराल अगर समावेशिक विधि में हो तो जितना आई आया है उसमें अभी 1 और जोड़ दो, यानी 2 + 1 बराबर 3 हो जाता है। लेकिन यह अपवर्ती में है तो कोई परिवर्तन नहीं है। चलो एक चीज हम निकाल दिए, आई का मान। अब बारंबारता वाला में बताए थे कि क्या लिखा जाता है? एफ आई, बारंबारता का संकेत एफ आई, तो एफ आई यहाँ पर। अब एक्स आई का मान कैसे निकलता है? अब एक्स आई का मान कैसे निकाला जाता है, वर्ग चिन्ह कैसे निकाला जाता है या वर्ग कैसे निकाला जाता है? उसका फॉर्मूला होता है उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा में अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2। ठीक है, तो हमको एक्स आई का मान निकालना है। सबसे पहले हमको एक्स आई निकालना है। हाँ बोलो सर। रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ना, उस सोनम बोल रहे हैं रिकॉर्डिंग करने के लिए, उसका सही नहीं चल रहा है। क्या बोल रही हो? नहीं बोल रहे हैं, बोल रहे हैं ना कि रिकॉर्डिंग तो हो ही रहा है ना। हाँ, मैथ्स क्लास का भी कर दीजिएगा। कल भी किए थे, आज भी कर रहे हैं। ध्यान दो, चाहे नेटवर्क सही नहीं काम कर रहा है क्या तुम्हारा? मेरा काम कर रहा है, सोनम का नहीं कर रहा है। अच्छा, मेरा भी कर रहा है, हम थोड़े ना बोल रहे हैं। चलो ध्यान है, ध्यान दो, हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो अब एक सही का मान कैसे निकाला जाएगा? तो उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा में 2, यानी दोनों को जोड़ के 2 से भाग। ये समझ सकते हैं अपने दिमाग में कि दोनों को जोड़ के 2 से भाग, तो 6 में 4 जोड़ दो 10 और 2 से भाग दे दो 5। चलो एक मान हम निकाल दिए। अब
बार बार जोड़ के 2 से भाग, बार बार जोड़ के 2 से भाग, बार बार जोड़ के 2 से भाग ना, ठीक है, अच्छा लगेगा, ठीक है, लेकिन समय उसमें ज्यादा लगेगा। लेकिन एक सही का मान निकालने का एक और हमारे पास तरीका है कि जितना आई का मान आया है उतना इसमें जोड़ते जाओ, जोड़ते जाओ, जोड़ते जाओ, ठीक है। ये तभी काम करेगा जब वर्ग अंतराल का लंबाई समान होगा। अब 5 में 2 जोड़ दो 7, 7 में 2 11, 15 अभी जांच करो, 16 में 14 जोड़ेंगे 30, और 30 में 2 से भाग होगा 15, तो फिर आ जाएगा। 14 में 12 जोड़ेंगे 26, 26 में 2 से भाग दे दो 13, ठीक है। तो एक मान निकाल करके और उसमें आई का मान जोड़ते जाओ, जोड़ते जाओ, जोड़ते जाओ, जोड़ते जाओ, जोड़ते जाओ, तुम्हारा एक सही का मान निकलते रहेगा, ठीक है। तो ये सबसे आसान हुआ, बस केवल एक निकाल लो। देखो जोड़ रहे हैं, घटा नहीं रहे हैं, जोड़ कर 2 से भाग, 6 में 4 जोड़ के 2 से भाग, ठीक है। यही सबसे भारी है, इधर तो कुछ नहीं है, इधर कुछ नहीं है, इधर कुछ नहीं है, यही वाला सबसे भारी है कि एक सही का मान कैसे निकलेगा। तो हम फिर से बता देते हैं, आई में और एक सही में दिक्कत है। आई का मान निकालने के लिए उच्च सीमा में निम्न सीमा घटाया जाता है, घटा करके आई निकालना है। लेकिन एक आई का मान निकालने के लिए दोनों को जोड़कर 2 से भाग, वर्ग अंतराल, फॉर्मूला से, फॉर्मूला याद है तो तब दिक्कत नहीं होगा, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा में 2, तब 5 आया है, ठीक है। अब एक सही का मान अगर निकल गया तो इधर कुछ नहीं है, एक सही का मान निकल गया तो इधर कुछ नहीं है, 0 1 2 3 4 5, इधर 5, बस हो गया काम खत्म, कहाँ कुछ है। कोई भी सवाल होगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखना है, कोई भी सवाल होगा 0 1 2 3 4 5 6 7 लिखना है, कोई भी सवाल होगा 0 1 2 3 4 5 6 7 लिखना है, ठीक है। यहाँ ए का मान वही होगा जो एक सही का शुरू वाला मान है, ठीक है। जो एक आई का शुरू में मान है वही ए का मान लेंगे हम, लेकिन ऐसा नियम नहीं है। कोई कहेगा सर हमको सपना में 7 आया था, हम 7 मान लिए। कोई कहेगा सर हम सपना 9 का देखे था, 9 मान लो। कोई कहेगा 11, 11 मान लो। क्योंकि इमेजिन करना है, कल्पना करना है, तो कल्पना में इसमें से कोई अंक आ सकता है। कल्पना करना है, कल्पित माध्य है, कल्पित माध्य है, तो कल्पित माध्य हो सकता है सही भी हो जाए, या उससे डाटा थोड़ा सा ज्यादा भी हो जाए, या उससे डाटा थोड़ा सा कम भी हो जाए, लेकिन इसी के आसपास में उसका आंसर होगा, इसी के आसपास में उसका आंसर होगा, कल्पित माध्य है। अब देखो दिक्कत क्या है, हम शुरू वाले को क्यों बताते हैं, क्यों, मतलब एक सही का जो पहला मान है उसी को कहते हैं कि तुम ए मान लो, तुम लोगों के भलाई के लिए, ठीक है। तुम लोगों का भलाई कैसे करते हैं, ध्यान दो। यहाँ पर हम फार्मूला लिखवाए हैं, 0 1 2 3 4 ऐसा ही आया पर नहीं आया अंतर मंतर से, फार्मूला से आया है, ध्यान दो। यू आई का फार्मूला है एक्स आई माइनस ए बटा में आई। तो चलो एक्स आई का मान क्या है, देखो सबसे शुरू से शुरू करो 5, अब माइनस ए का मान, अब बटा में आई का मान, बोलो 0 बटा में 2 बराबर, यहाँ 0 लिख दिया होगा, ठीक है। एक कैसे आया, मंतर से नहीं, बताओ एक सही का मान क्या है, माइनस बटा में 2 बटा 2 कितना, अब एक सही का मान कितना है, तो 9 रखो यहाँ पर 9, लेकिन ए का तो मान 5 ही होगा, अब बटा में 2 यानी 4 बटा कितना आ गया। ये जितना भी मान लिखा गया है सब फार्मूला पर बना करके ना, लेकिन तुमको उतना मेहनत क्या करना है, कोई भी फार्मूला, कोई भी सवाल होगा तुम्हारा 0 1 2 3 4 5 आएगा, कब, जब तुम एक्स आई के शुरू वाले मान को ए मानोगे तब। अगर कोई कहे कि सर हम 7 को ए मानेंगे, 7 को तो मान लो ए, ठीक है। तो अगर कोई लड़का 7 एक साई के 7 वाले मान को ए मानेगा, ठीक है, उसका सपना में 7 आया, 7 मान लिया, तो अब देखो होगा क्या, 7 के सामने 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4, इधर माइनस 1 होगा, कैसे, अब चलो देखो जांच करो, बताओ एक्स आई, तो एक्स आई का मान क्या है, अब माइनस ए 7 बटा में, बोलो माइनस 2 बटा में 2 कितना, माइनस 1 आ गया। अब यहाँ पर कैसे 0 आया, ध्यान दो, एक्स आई का मान माइनस बटा में 2 यानी 0 बटा 0 आ गया। यहाँ कैसे 1 आया है, बताओ एक्स आई का मान
माइनस 7/2। बताओ 2/2 कितना होगा? नहीं होगा, होगा। ठीक बा, ठीक है। अब कोई कहेगा कि सर हम 11 को नहीं मानेंगे, का ये मान लो 11 को, वो 11 को भी ये मान सकता है। तो देखो 11 के सामने 1 2 -1 -2, ठीक है। किसी भी मान को तुम एक्स आई के किसी भी मान को ये मान सकते हो, क्योंकि ये कल्पित माध्य है। कल्पना का मतलब होता है सपना, सपना में तो हम कुछ भी देख सकते हैं, नहीं जी? है? रात में सपना देखते हैं तो हम हवाई जहाज पर बैठ के अमेरिका गए हैं, ठीक है। नींद टूटा है तो लौ चौकीए पर है, कुछ भी देख सकते हैं। हाँ, लेकिन अब बताओ कि हम तुम लोगों का एक तरह से भलाई कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि अगर कोई लड़का किसी भी एक साई के मान को ए मानेगा तो उसके साथ यही समस्या होगा कि कुछ मान माइनस में आएगा और कुछ मान प्लस में, ठीक है। तो जब पूरा मान प्लस में रहता है तब तो सवाल बनबे नहीं करता है। अगर आधा माइनस में हो जाए, आधा प्लस में, तक आधा काम खत्म। तो इसीलिए हम माइनस प्लस से बचाने के लिए आप लोगों को कहते हैं कि शुरू वाले मान को ही क्या मान लो, ए का मान मान लो। तो कोई दिक्कत, जब हम मानने के लिए स्वतंत्र है, हम किसी को भी मान सकते हैं, तो हम कहीं नहीं सूर्य वाले को मान लेंगे कि हमारा माइनस का झंझटे नहीं होगा। अब यहीं पर हमारा 0 आ गया, अब कहाँ ऊपर है, ठीक है। तो वही माइनस से बचने के लिए तुम लोगों को कहते हैं कि नहीं, शुरू वाले मान को ही ए मान लो, लेकिन ऐसा नियम नहीं है। हम मानते हैं तुम लोगों के सुख सुविधा के लिए ना, कोई दिक्कत ना हो। तो बताओ एक्स आई का मान यहाँ पर 5 है, तो ए का भी मान लेते हैं का 5। और जब ये 5 है तो ठीक इसके सामने 0 1 2 3 4 5 कोई भी सवाल होगा यही आएगा, दूसरा नहीं आएगा। तो बताओ इसमें ज्यादा दिमाग लगाना पड़ा? इसमें तो और नहीं लगाना पड़ा। तो ज्यादा दिमाग हम कहाँ लगाए हैं? बस एक्स आई में लगाए हैं। इसीलिए बात बोल रहे हैं कि अगर तुमसे एक्स आई का मान निकल जाएगा तो इधर कुछ नहीं करना है, इधर है ही नहीं कुछ। देखने के लिए तुमको लग रहा है बाप रे 1 2 3 4 मान निकालना है, कितना भारी होगा, भारी नहीं है। बस केवल एक्स आई का मान तुम निकाल दो, एक्स आई का मान सही सही निकाल दो, सवाल तुम्हारा बन जाएगा, ठीक है। बताओ यहाँ तक किसी को दिक्कत है, समझ में आ रहा है? एक बार हम फिर से रिपीट कर देते हैं। तुम लोग को क्वेश्चन में वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया रहेगा, क्वेश्चन में वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया रहेगा, ठीक है। अब ये जरूरी नहीं कि क्वेश्चन में वर्ग अंतराल बारंबारता ही हर जगह लिखा रहे, वहां पर शब्द अलग अलग दे सकता है, लेकिन तू तो पहचान होंगे वर्ग अंतराल इसी तरह से। आज जब वर्ग अंतराल होगा तो आगे कीमत ही नहीं है कि दूसरा मान दे दे, वर्ग अंतराल होगा तो निश्चित है कि आगे बारंबारता देगा। लेकिन हाँ, जब से कम लिखेगा तो आगे संचयी बारंबारता देगा, बताए थे। तो जब वर्ग अंतराल है तो ये बारंबारता हमारा हुआ। अब वर्ग अंतराल को ध्यान से देखना है कि किस रूप में है, अपवर्जी है कि समावेशिक है, ठीक है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं हमारा वर्ग अंतराल अपवर्जी विधि में है, ठीक। तो जब वर्ग अंतराल बारंबारता दिया रहेगा तो तुमको देखो एक्स आई निकालना है, ए निकालना है, यू आई निकालना है, यू आई गुणे एफ आई निकालना है, ठीक है। इतना मान हमको निकालना है, लेकिन सबसे पहले हम आई निकालेंगे, वर्ग अंतराल का लंबाई या माप निकालेंगे। वर्ग अंतराल का लंबाई या माप आई बराबर होता है उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा, नहीं उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। उच्च सीमा में निम्न सीमा घटा तो तुम्हारे आई का मान आ जाएगा। अगर वर्ग अंतराल समावेशिक विधि में रहे तो आई का मान जितना आएगा उसमें एक जोड़ देना है, एक ही जोड़ना है हमेशा, जितना तुम्हारा आएगा उसमें एक जोड़ देना है, ठीक। लेकिन यहाँ हमारा वर्ग अंतराल अपवर्ती विधि में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब तुमको एक्स आई का मान निकालना है, सबसे पहले एक्स आई निकालेंगे, सब में सबसे पहले एक्स आई, बिना एक्स आई के सब नहीं निकलेगा। तो एक्स आई का फॉर्मूला होता है उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा में 2। तो ये उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा में 2, यानी 6 प्लस 4 बटा में 2, 10 में 2 से भाग होगा 5, ठीक है। अब जितना आई का मान है जोड़ दो, 5 2 7, 7 2 9, 9 2 11, 11 2 13, 13 2 एक्स आई का मान आ गया। अब जब तुम्हारा एक्स आई का मान आ गया, इसी में से किसी एक को ए मानना है। हम स्वतंत्र हैं, किसी को ए मान सकते हैं, ठीक है। तो जब हम स्वतंत्र हैं, किसी को भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो हम किसको मान लिए? शुरू वाले को मान लिए,
शुरू वाले मान को मान लिए यहाँ एक्स आई का मान 5 है तो 5, 8 रहता तो 8, 10 रहता तो 10, वही ए का मान होता। बस अब नीचे अब 10 को नहीं रहेगा, केवल एक ए होगा। ठीक है, अब यहाँ पर यू आई निकालेंगे। इस फॉर्मूला में बार बार बारी बारी से रख के नहीं निकालना है, बस तुम 0, 1, 2, 3, 4, 5 लिख दो जितना है। लेकिन ये हम बताए हैं कि ये जो तुम्हारा यू आई का मान है एक तरह से एक्स आई का ही मान होता है, एक्स आई का ही क्या होता है, मान होता है। ठीक है, लेकिन यू आई के रूप में इसको लिखा जाता है। तो ध्यान दो, अब यहाँ पर यू आई में एफ आई से गुणा करना है। ये हमारा यू आई है, ये हमारा एफ आई है, इसमें गुणा होगा, न कि इसमें हड़बड़ में कर देना। यू आई में एफ आई से गुणा होगा। तो ध्यान दो, 8 में 0 से गुणा होगा, 12 में हम 1 से गुणा करेंगे 12, 6 में 2 से गुणा करेंगे 12, 9 में 3 से गुणा करेंगे 27, 3 में 4 से गुणा करेंगे 12, 8 में 5 से गुणा करेंगे 40। ध्यान दो, यू आई में एफ आई से, यू आई में एफ आई से गुणा होगा, यू आई में एफ आई से गुणा होगा। ठीक है, यू आई का मान जो है, यू आई का जो मान है, ठीक है, यू आई का मान बस गुणा को आसान करने के लिए निकाला गया है। नहीं तो अगर हम चाहते तो ये सवाल को मान देके दूसरा फॉर्मूला से भी बना सकते थे। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक्स आई भी है, एफ आई भी है। अगर हम एफ आई में एक्स आई से गुणा कर दें तो दूसरा फॉर्मूला से भी सवाल ही बन जाएगा। ठीक है, लेकिन कभी कल होता क्या है कि बारंबारता में बहुत बड़ा मान दे देता है, देगा 365, 840, 672, 981, इतना इतना मान दे देगा। ठीक है, इधर तुम्हारा एक्स आई का भी मान बहुत बड़ा आ जाएगा। ठीक है, तो उसका गुणा करना क्या हो जाता है, भारी। लेकिन यहाँ जो यू आई का मान होगा हमेशा एक अंक में होगा, तो गुणा करना हमेशा क्या होता है, आसान हो जाता है। तो गुणा को आसान बना देता है, गुणा को क्या बना देता है, आसान बना देता है। क्योंकि यू आई का मान हमारा क्या रहता है, एक अंक में। कितना हो बड़ा अंक हो, एक अंक से गुणा करना हो तो मुझे मानिए गुणा हो जाएगा। चलो अब इसको जोड़ा जाएगा, तो हम लिखेंगे सिग्मा यू आई एफ आई। ठीक है, अब इसको जोड़ते हैं, 2 और 7 9, 2 11 2 13। एक बार फिर से 2 7 9 9 2 11 2 13। ठीक है, 2 1 3 2 5 5 10। ठीक है, अब बारंबारता को भी जोड़ेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे सिग्मा एफ आई। बारंबारता को भी जोड़ेंगे, लिखेंगे सिग्मा एफ आई। 8 2 10, 10 और 6 16, 9 25, 3 28, 8 26, हासिल नहीं 36, हासिल 3 3 1। एक बार फिर से 12 8 20 और 6 26 और 9 35 और 3 38, 38 8। अब इतना सारा मान निकल गया, कुछ नहीं करना है, माध्य का फॉर्मूला लिख के सवाल को बना देना है। ठीक है, तो सारा मान निकल गया। अब हम यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए माध्य बराबर, ठीक है दिखाई दे रहा है ना जी, माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा यू आई एफ आई बाटा में, देखो बाटा केवल इसी के नीचे है, इधर नहीं है, बाटा में सिग्मा एफ आई अगुणे आई। यही हमारा माध्य का तीसरा फॉर्मूला है कि ए प्लस सिग्मा यू आई एफ आई बटा में सिग्मा एफ आई अगुणे आई। इसी फॉर्मूला पर सारा मान रख दो। ठीक है, देखो बराबर के नीचे बराबर, ए के जगह पर जो कल्पना की है, जो हम सोचे थे सपना में क्या आया था, 5 आया था, 5 प्लस के जगह पर प्लस सिग्मा यू आई एफ आई का मान 103 बटा में सिग्मा एफ आई का मान 46, आई का मान, ठीक है, ए के जगह पर ए का मान प्लस के जगह पर प्लस का मान सिग्मा यू एफ आई का मान 103 बटा में 46 गुणे आई का मान। अब 2 से ही कट रहा है तो कटा दो, 28 5 प्लस, अच्छा 23 दूनी का 46 होगा ना, 23 दूनी का 46, ठीक है। 5 के 5 प्लस के प्लस, अब 23 से इसमें भाग दो, 23 से इसमें भाग दो, जल्दी से बताओ कितना आ रहा है।
4.47। 4 4। सर 7। 4.8। ठीक है, अब इसको जोड़ दो, तुम्हारा यही माध्य हुआ। देखो जो हम सपना में देखे थे कि 5 है, 5 से थोड़ा सा ज्यादा है, यही बताए थे, या तो थोड़ा सा ज्यादा होगा या तो थोड़ा सा कम भी हो सकता है। ठीक है, यही हमारा कल्पित माध्य है। वास्तविक में क्या हुआ, माध्य हुआ। वास्तव में रियल में इतना ही माध्य होगा। बोलो, समझ में आ गया? किसी को दिक्कत है? समझ में आ गया कि किसी को दिक्कत है अभी? सर समावेशी विधि गया। में एक मान कैसे जल्दी से है? उतार लो। सर क्या बोल रही है? हाँ, समावेशी विधि में एक सही का मान कैसे आएगा? अभी हम पूछ रहे हैं तुमसे जो क्वेश्चन, उसका जवाब दो कि समझ में आ गया। यस सर, आगे है। बस बस, तो उतना ही पर अभी अड़की रहो। आगे क्या होगा हम खुद बताएंगे, ठीक है? समावेशिक में क्या होगा हम बताएंगे। इसका जवाब दो कि इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया। आगे है। हाँ, तो बस इसको जल्दी से नोट कर लो सभी लोग, जल्दी से। ये माध्य का तीसरा फॉर्मूला है। यहां समझ में आ गया तो 10 क्लास का सवाल तुम लोग बना दोगे।
ऐसा हो गया सभी लोगों का। सर मिटा दें। यस ठीक है, हम भी आशा कर रहे हैं कि सर अपवर्जी विधि में नहीं समावेशी विधि में होगा तो कैसे बनेगा। ठीक है, वो भी कलम से बनेगा। समावेशी विधि में होगा तो वो भी किस चीज से बनेगा जी? कलम से बनेगा। अपवर्जी विधि में होगा वो भी किस चीज से बनेगा? पेन से बनेगा। ठीक है, कोई पेन से बनाओ, ब्लू से बनाओ चाहे ब्लैक से बनाओ। चलो, अगर क्वेश्चन कह दे कि 0 से 9, 10 से 19, 20 से 29, 30 से 39, 40 से 49, 50 से 59, ठीक है, बारंबारता हमारा दे दे, 20 दे दे, 18 दे दे, 24 दे दे, 36 दे दे, 15 दे दे, 5 दे दे। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। ये वर्ग अंतराल, ये बारंबारता दिया हुआ है, कह देगा कि माध्य ज्ञात करो। तो सबसे पहले वर्ग अंतराल को समझो कि वर्ग अंतराल किस विधि में है, किस रूप में है। यह जो वर्ग अंतराल हमारा है, समझ में आ रहा होगा किस विधि में है? समावेशिक विधि में। समावेशिक विधि में कैसे है भाई? यहाँ 9 है तो 10 हो गया, 19 है तो 20 हो गया, 29 है तो 30 हो गया, एक ज्यादा हो गया। अपवर्जी में ऐसा नहीं था, अपवर्जी में तो बराबर था, अपवर्जी में बराबर था। यहाँ 29 तो यहाँ भी 29, यहाँ 39 तो यहाँ भी 39, अपवर्जी में होता है। लेकिन समावेशिक में एक ज्यादा हो जाता है, 9 है तो 10 हो जाता है, 19 है तो 20 हो जाता है, 29 है तो 30, यहाँ एक ज्यादा हो जाएगा। तो समझना है कि वह वर्ग अंतराल हमारा क्या है? समावेशिक में है। तो हम पहले ही बताए थे कि सबसे पहले हमको निकालना है आई का मतलब वर्ग अंतराल का लंबाई। माप तो घटाओ, 59 में से 50 घटेगा 9, ठीक है। और समावेशिक में है तो एक जोड़ दो, एक जोड़ देना है। समावेशिक में होगा तो आई का मान जितना आएगा उसमें एक जोड़ देना है। अब हमको निकालना है एक्स आई का मान, ठीक है। तो उसके कहने का मतलब कि सर एक्स आई का मान कैसे निकलेगा? वो तो एक ज्यादा हो जाएगा। कहाँ से ज्यादा होगा? एकदम आसान है, 9 में 0 जोड़ो 9, 9 में 0 जोड़ना है, घटाना नहीं है, जोड़ना है। तो 9 और 2 से भाग होगा 4.5। आई का मान कितना है? कहाँ दिक्कत है बताओ तो, तुमको कहाँ दिक्कत पड़ा? हम पूछ रहे थे कहाँ ना एक कि समावेशी विधि में भी ऐसे ही एक सही का मान निकलेगा। तो ऐसे ही निकला? बताओ हम कहाँ दूसरा नियम लगाए हैं? तो वही हम पूछ रहे कहाँ थे। अलग से नियम लगाए हैं? हम उसमें भी तो वही बात कर रहे थे कि जो तुम्हारा पहला आएगा आई का मान जोड़ते जाओ, जोड़ते जाओ, जोड़ते जाओ, ठीक है। ऐसे तुमको दिक्कत बुझा रहा है, ज्यादा भाग देने का मन है तो भाग दो। 19 में 10 जोड़ेंगे 29, 29 में 2 से भाग होगा 14.5, उसका याद था। 29 में 20 जोड़ेंगे 49, 49 में 2 से भाग देंगे 24.5। 39 में 30 जोड़ेंगे 69, 69 में 2 से भाग देंगे 34.5। कहाँ? वैसे भी तो हाँ। उतना ही आ रहा है, वैसे भी तो उतना हाँ। ही आ रहा है। वर्ग अंतराल किसी भी रूप में हो, अपवर्जी में हो, समावेशिक में हो, उससे मतलब नहीं है। नियम हमारा वही है, दोनों को जोड़ करके 2 से भाग। भाग। या तो फिर तुम्हारा जितना आई का मान आया है जोड़ते जाओ, जोड़ते जाओ, जोड़ते जाओ, जोड़ते जाओ। बस ध्यान यही रखना है कि समावेशिक होगा तो आई का मान जितना आएगा उसमें एक जोड़ना है, घटाने पर जितना आएगा उसमें एक जोड़ना है, बस। अब बताओ इसमें से जल्दी से सपना देखो, ए का मान कौन होगा? 4.5। 5 चल, 0, 1, एक 2, दो 3। तीन चार पाँच। अब यू आई में एफ आई से गुणा करना है, यू आई में एफ आई से गुणा करना है। 0, 18,
48 हो गया ना, पूरा हो गया। अब बारंबारता को जोड़ना है तो हम यहाँ पर लिखेंगे सिग्मा एफ आई। बारंबारता को जोड़ देते हैं, 5 5 10 6 16 4 20 8 28 के 8 हाथ में लगा, कहाँ लगा बताओ, 2 लगा, और 2 2 4 4 1 5 5 2 7 3 10 118। जोड़ को एक बार और चेक कर लेना चाहिए, हो सकता है गलत। अब इसको जोड़ेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे सिग्मा यू आई एफ आई। इसको भी जोड़ेंगे, 8 8 16 16 8 24 24 और 5 हासिल नहीं, हासिल हुआ। 2 1 3 4 7 7 6 13 13 2 हासिल 1 1। ठीक है, एक बार फिर से जोड़ लो, 8 8 16 8 24 5 29 हासिल 2 2 2 4 4 6 10 10 4 14 15 के 5 हासिल 1 1 2। ठीक है, अब बस माध्य का फॉर्मूला लिखेंगे, 8 प्लस सिग्मा यू आई एफ आई बटा में सिग्मा एफ आई होने आई। अब बताओ ए के जगह पर 4.5 प्लस के नीचे बाटा के जगह पर बाटा, बाटा से ऊपर क्या है, सिग्मा यू आई एफ आई 259, बाटा से नीचे सिग्मा एफ आई आई का मान, बस हो गया। कटने लायक है तो छोड़ दो, ज्यादा कटने लायक थोड़े है, नहीं तो इसमें गुणा करके लास्ट में भाग दे देंगे तो 4.5 बस। और गुणा करेंगे 25 90 बाटा में, इसी के बाटा में देखो, इन्हें के पूरा बात पार देना है तो गुणा कर दिए 25 90 बाटा में 118, भाग देंगे, जल्दी से भाग देके बताओ जी कितना आएगा। कितना जी, 21.94। 118 में इसने भाग दिया गया तो 21.94, जोड़ दो, 4 के 4 होगा 9 5 14। क्या फायदा, नहीं बताओ, बाटा को जोड़ से क्या फायदा, भागना देवे परीक्षा तारा तुम्हें और समस्या है जी। अब लघुत्तम निकालेगा, फिर गुणा करेगा, फिर भाग देगा, तो ये आसान है कि भाग देकर लंबे जोड़ दिए। ये लोग सोचते हैं बाटा पके निकाल तो भागवा बचेगा, वो तो खाना रावे करेगा। अब जोड़ दो, 4 9 5 14 के 4 हासिल 1 4 1 5 1 6, लग रहा है 26.44 होगा। चलो, यही तुम लोगों का माध्य हुआ। अभी भी किसी को दिक्कत होगा तो बोल सकता है, सकती है।
हो गया? यस सर। ऐसा सवाल बन जाएगा। यस सर। ठीक है, अभी होमवर्क देते हैं, घर से बनाकर असाइनमेंट में डाल देना है। क्योंकि भाई तीसरा सवाल तो तुम लोग को बुक में नहीं मिलेगा, 2 ही तक मिलेगा, 2 तक तो रिवीजन होगा, ठीक है, लेकिन तीसरा का रिवीजन नहीं होगा, इसलिए हम तीसरा, ठीक है। सर माधिक नहीं पढ़ेंगे सर? पी लो पानी जाके घर में। किसको प्यास लगा है? बोलो, किसको प्यास लगा है जी? इन दोनों का मादे निकालना। क्या है? पता है। बन गया है। पता है, पता है। काटा है तो दिमाग में समझ में नहीं आ रहा है कि 100 का अंतराल लेकर चले हैं। उतार लो।
क्या दें इसको भी? यस सर। यस सर। हम चलते हैं हम लोग बायोलॉजी में। ठीक है, बायोलॉजी में हम लोग पढ़ रहे हैं स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू ब्लड के बारे में। ठीक है, बायोलॉजी में हम लोग का चल रहा है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू यानी ब्लड। उसमें बोन और कार्टिलेज पढ़ लिए हैं। ठीक है, और इसमें तीसरा क्या है? ब्लड है। ब्लड के बारे में हम कुछ क्या किए थे, कल बताए थे। ठीक है, कि ब्लड क्या है भाई? तो ब्लड एक तरल संयोजी उत्तक है। ब्लड एक तरल संयोजी उत्तक है। ठीक है, जो एक प्राकृतिक कोलाइड होता है जिसका पीएच मान 7.4 यानी क्षारीय होता है। ठीक है, हमारे ब्लड का रंग कहो तो लाल होता है। लाल क्यों होता है बताया जाएगा। ब्लड का काम क्या है जी भाई? पोषक पदार्थों का, उत्सर्जी पदार्थों का, गैसों का परिवहन करना, आदान प्रदान करना, विनिमय करना, ना एक स्थान से दूसरे स्थान तक जितने भी पोषक पदार्थ है, उत्सर्जी पदार्थ है, उसी के माध्यम से क्या होते हैं? घूमते रहते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचते रहते हैं। ब्लड जो है एक नलिकाओं में बहता रहता है। उन नलिकाओं को रक्तवाहिनियां या ब्लड वेसल्स कहा जाता है। व्यस्त मनुष्य के शरीर में 5 से 6 लीटर ब्लड होता है। ठीक है, इतना सारी बहुत सारा जानकारी तुम लोगों को दिया गया था ब्लड के बारे में। ये भी बताया गया था कि ब्लड हमारा जो है, हमारा ब्लड जो है तो मतलब कि भागों में बटा हुआ है, एक ठोस और एक लिक्विड। ठीक है, एक ठोस भाग होता है जिसमें छोटे छोटे उसके पार्टिकल कण या सेल्स होते हैं, और दूसरा उसका द्रव वाला भाग लिक्विड पार्ट होता है। तो जो द्रव वाला भाग होता है उसको प्लाज्मा कहा जाता है। जो द्रव वाला भाग होता है उसको प्लाज्मा, ब्लड का द्रव भाग प्लाज्मा कहलाता है। ठीक है, जो हमारे पूरे ब्लड का कितना % होता है? 55 कहो। ठीक है, 55 कहो या 60 कहो, ये हमारे हमारे ब्लड का सबसे ज्यादा भाग यही होता है ना, 55 या 60। आज जो ठोस होते हैं, जो सेल्स होते हैं लगभग 40 या 45। अब प्लाज्मा में क्या क्या चीज उपस्थित होता है? तो 90% पानी होता है। प्लाज्मा में 90% पानी, वाटर होता है। इसके बाद उसमें, ठीक है, 8% प्रोटीन होते हैं, और 2% में आ जाते हैं अन्य पोषक पदार्थ, आयन सब आ जाते हैं उसी में। ठीक है, अब प्रोटीन, क्योंकि पानी तो सब कोई जानता है कि पानी है। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स का मतलब पोषक पदार्थ में तुम्हारा कैल्शियम आ जाएगा, मैग्नीशियम आ जाएगा, आयन आ जाएंगे। ठीक है, ये तुम्हारे क्या हो गए? पोषक पदार्थ हो गए, मिनरल हो गए। ये तुम्हारे प्लाज्मा में ही रहते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है प्रोटीन, जो है प्रोटीन को भी 3 वर्गों में बांटा गया था। ठीक है, ऐसे उसमें 4 प्रकार के होते हैं। पहला हमारा एल्बुमिन होता है, दूसरा ग्लोबुलिन होता है, तीसरा हमारा फाइब्रिनोजेन, चौथा प्रोथ्रोम्बिन होता है। ठीक है, लेकिन कहीं कहीं 3 दिया है तो 3 जानो, नहीं तो 4 भी होता है, उससे दिक्कत नहीं है। एल्बुमिन का काम क्या है कि यह सबसे ज्यादा यही होता है, प्लाज्मा में सबसे अधिक यही होता है। एल्बुमिन क्या होता है भाई? कि ब्लड को रक्त नलिकाओं से ब्लड अधिक मात्रा में बह न जाए, उनको क्या करता है? रोक के रखता है, नहीं जाने देता है एल्बुमिन को। ठीक है, यानी तुम्हारा जो एल्बुमिन है क्या है? एल्बुमिन और पानी में पति पत्नी का रिश्ता है। एल्बुमिन और पानी पति पत्नी है, यानी दोनों के साथ क्या है? पति पत्नी का रिश्ता है। हाँ, एल्बुमिन नहीं जाने, क्योंकि एल्बुमिन प्रोटीन होता है। अब प्रोटीन क्या होते हैं? पानी से उसके जो पार्टिकल होते हैं बड़े होते हैं। ठीक है, जैसे मान लो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा रक्त वाहिनियां हो गई। ठीक है, रक्त वाहिनियां जो होती है क्या होती है? बताया गया है स्क्वामस एपिथेलियम की बनी होती है। स्क्वामस एपिथेलियम है। ठीक है, अब ध्यान दो, अब उधर से क्या है? इधर से पानी इधर आना चाह रहा है, इधर से आना चाह रहा है।
अब प्रोटीन क्या है, प्रोटीन यहाँ पर क्या है, ऐसे छेक लिया है, नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे। ठीक है, क्योंकि प्रोटीन के जो कण होते हैं, प्रोटीन के जो कण होते हैं पानी से क्या होते हैं, बड़े होते हैं। ठीक है, आज जो एल्बुमिन जो है, एल्बुमिन का आकार इतना बड़ा होता है कि इन छिद्रों से वो बाहर नहीं आ सकता है। वो जाएगा नहीं तो पानी को कैसे जाने देगा, पानी को भी क्या करता है, लेकिन कितना ही रोकता है, थोड़ा बहुत पानी क्या होता है फिर भी आ जाता है, लेकिन उतना नहीं, पानी तो पूरा बाहर आ जाएगा। अगर यहाँ से क्या करे, एल्बुमिन को हटा दे, अगर यहाँ से कोई रोकने, मान लो कि कोई जा रहा है, कोई जा रहा है, दरवाजा पर कोई ऐसे खड़ा हो जाए, ठीक है, जाएगा नहीं, लेकिन कोई एकदम क्या कर दे, बड़ियारी कर दे, इधर उधर क्या हो जाएगा, घुस के भाग जाएगा। उसी तरह से जो पानी है, एल्बुमिन जो है, जा करके क्या होता है, हाँ, रक्तवाहिनियों के छिद्रों के पास में खड़ा हो जाता है, पानी को नहीं जाने देता है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत पानी क्या हो जाता है, पास करके बाहर चला ही जाता है। उतना जाना जरूरी भी है, उतना जाना जरूरी है। यही हमारा एल्बुमिन का क्या है, काम है, पानी को बाहर नहीं जाने देता है। और दूसरा ग्लोबुलिन है, जिससे 3 तरह के सेल्स निकलते हैं, अल्फा, बीटा, गामा। गामा क्या होता है, गामा एक तरह का क्या होता है, एंटीबॉडी होता है। गामा एक तरह का क्या होता है, एंटीबॉडी होता है, जो हमारे WBC में पाया जाता है। WBC से ही क्या होता है, उत्पन्न होता है। और तीसरा हमारा क्या है, फाइब्रिनोजेन। ये भी एक प्रोटीन है, लेकिन ऐसा प्रोटीन है कि जब आपका कहीं शरीर में कट फट जाता है तो तुरंत रक्त को जमा देता है, जमा देता है वहीं पर थक्का बना के। ठीक है, तो इतना हम लोग प्लाज्मा के बारे में पढ़ लिए थे। ठीक है, प्लाज्मा में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, रोगों की जांच जो है, रोगों की जांच जो है प्लाज्मा से ही किया जाता है। वो भी प्लाज्मा से प्रोटीन निकाल दिया जाता है तो सीरम बन जाता है। प्लाज्मा से अगर आप प्रोटीन निकाल दो तो सीरम बन जाएगा, और सीरम से ही रोगों की टेस्ट होती है, जांच होती है। ठीक है, इतना तक हो गया था। अब हम लोग ब्लड के ठीक है, ब्लड के हम लोग सेल्स में पढ़ रहे थे। ठीक है, ब्लड सेल्स, तो ब्लड सेल्स में पहला हम लोग क्या पढ़ रहे थे, आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड कार्पल्स। ठीक है, इसका वैज्ञानिक नाम या बायोलॉजिकल नाम होता है एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रो का मतलब उजला, साइट मतलब से नहीं, एरिथ्रो का मतलब लाल, और साइट मतलब सेल, लाल रक्त सेल। ब्लड माने रक्त होता है, लाल रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कोशिकाएं, लाल रक्त केशिकाएं, कुछ भी कहो। ठीक है, एरिथ्रोसाइट, इसका बायोलॉजिकल नेम है एरिथ्रोसाइट। ठीक है, यह बेचारा 120 दिन तक जीवित रहता है। ठीक है, 120 दिन के बाद मर जाता है। WBC ल्यूकोसाइट, व्हाइट ब्लड कार्पल्स। ल्यूको का मतलब उजला, साइट मतलब सेल्स। ठीक है, तो ल्यूकोसाइट वो कितना, कुछ घंटों से 4 दिनों तक, कुछ घंटों से 4 दिनों तक जीवित रहता है। या तो कुछ घंटों में ही मर जाएगा, या तो 4 दिनों तक जिंदा रहेगा। ठीक है, क्यों बेचारा मर जाता है, क्योंकि रोगों से WBC ही लड़ता है। रोगों से कौन लड़ता है, WBC लड़ता है। अब बताओ, अगर हम लोग के देश के बॉर्डर पर सैनिक हैं, हम लोग के देश के बॉर्डर पर क्या है, सैनिक हैं, तो सैनिक क्या होंगे, लड़ेंगे, वो तो मरेंगे कौन, हम। तो बताओ ज्यादा मरने का खतरा किसको है, सैनिकों को है, जो बॉर्डर पर हमारा क्या कर रहा है, हम हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं। हमारे देश की जो रक्षा करते हैं, जो सैनिक जो है, वो क्या करते हैं, हमेशा गोली बंदूक बारूद लेकर के तैयार रहते हैं, कोई उस पर दुश्मन हमला कर दे। तो बताओ जो लड़ रहा है जंगल में, पहाड़ पर, ठीक है, कहीं भी है, तो बताओ उनका जो आयु है हम लोग की आयु की अपेक्षा में क्या है, कम होगा, क्योंकि हम लोग अपने घरों में सुरक्षित है, ताला बंद करके, केवाड़ी बंद करके क्या करते हैं, सोते हैं। अब ये लोग जंगलों में, पहाड़ों में, इधर क्या होते हैं, ऐसे ही सो जाते हैं। तो बतलाओ, तो उनका जीवन ज्यादा होगा कि हमारा जीवन ज्यादा होगा, हमारा जीवन ज्यादा होगा जनरली, ऐसे देखा जाए तो, और उनका जीवन। तो हमारे ब्लड में जो बेचारा WBC होता है वही रोगों से लड़ता है। तो बताओ जो रोगों से लड़ेगा, अब बाहर से कोई कीटाणु आएगा तो जो लड़ेगा, भले मारेगा, बढ़िया रहे तो मार देगा, लेकिन अगर वो ताकतवर होगा तो वही मार देगा। यही खेला हो रहा है कोरोना के साथ। ठीक है,
कोरोना के साथ ऐसा ही हो रहा है, ठीक है। इसको आगे हम लोग सीखेंगे, ठीक है। अभी हम लोग आरबीसी का इतिहास जानते हैं कि आरबीसी क्या कहता है। तो आरबीसी जो है रेड ब्लड सेल्स है, लाल रक्त कणिकाएं हैं। इनको एरिथ्रोसाइट से भी नाम से जाना जाता है। 120 दिन तक जीवित रहते हैं, ठीक है। सर 120 दिन ना। क्या जी? 120। क्या कुछ गलत बोल दिए हैं? बोलो। नहीं सर, ठीक है। क्या तुम्हारे कान की कोशिकाएं सही ढंग से काम नहीं कर रही है ना, दिमाग को सूचना सही नहीं पहुंचा रहे हैं, इसलिए तुमको गलत सुनाई दे रहा है, ठीक है। ध्यान दो। लाल रक्त कणिकाओं का जो भाई आकार होता है, ये लगभग गोलाकार होते हैं। कैसे होते हैं? गोलाकार। लेकिन गोलाकार ऊपर से चिपटा होता है, ऊपर से चिपटा होता है, ठीक है ना। जैसे मान लो कि तुम क्या करो, गोल गोल गोली बना दो, ऐसे दो, ऐसे दाब दो, ऐसे दाब दो, ठीक है, बीच में से, ठीक है। गोलाकार होता है लेकिन बीच में से चिपटा रहता है। ऐसा हमारे रेड ब्लड सेल का क्या होता है? अब हम तुम लोग को ऐसे दिखा सकते हैं। अब चूंकि ऐसे दिखाएंगे, ऊपर से दाबेंगे तो कैसे दबेगा? दबेगा तो भाई बताओ, ऐसा ही कुछ होगा। ध्यान दो। हाँ, पियाओ जिसको। मान लो ऐसा गोलाकार है, ऐसा गोला की ठोस है, वृत्ताकार नहीं, गोलाकार। इसको क्या कर दो, ऐसा ही कुछ दिखाई देगा, ठीक है। तो ऐसा ही हमारा क्या होता है, रेड ब्लड सेल्स का आकार होता है, ठीक है। गोलाकार तो होते हैं लेकिन पूर्णतः नहीं, ऊपर से और नीचे से क्या होते हैं, चपटे होते हैं, इस तरह का। और रेड ब्लड सेल्स का निर्माण कहाँ होता है जी? रेड ब्लड सेल्स का निर्माण कहाँ होता है? हाँ, रेड बोन मैरो में। रेड बोन मैरो। बताओ तो, किसी बच्चे का जन्म होगा तो घर में ही ना होगा जी, ठीक है। ये हमारा क्या है, रेड बोन मैरो का क्या है, घर है। ध्यान दो। Is not right. चलो ध्यान दो। आज हम लोग सीख जाएंगे कि हमारा जो बेचारा, हमारा जो आरबीसी है, क्यों 120 दिन तक जिंदा रहता है, क्या कारण है कि 120 दिन के बाद मर जाता है। डब्ल्यूबीसी 4 दिन के बाद मर जाता है, ठीक है। प्लेटलेट्स जो है क्या 7 दिन तक जिंदा रहते हैं। कारण क्या है, रीजन क्या है? तो ध्यान दो, आरबीसी हो, डब्ल्यूबीसी हो, चाहे प्लेटलेट्स हो, सबका जो है, सबका निर्माण बोन मैरो में ही होता है। सब रेड बोन मैरो में बनते हैं, ठीक है। अगर तुमसे क्वेश्चन ये पूछ दे कि लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है, तो रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। व्हाइट ब्लड सेल्स का नहीं, रेड ब्लड सेल्स का रहे हैं रेड बोन मैरो में, यानी कि जिसको कहा जाता है लाल अस्थि मज्जा। लाल अस्थि मज्जा या अस्थि मज्जा ना, बोन मैरो कहो, अच्छा, रेड बोन मैरो। वहीं पर हमारे आरबीसी का भी निर्माण होता है, डब्ल्यूबीसी का भी निर्माण होता है, प्लेटलेट्स का भी वहीं पर निर्माण होता है, ठीक है। यही हमारा क्या है, रेड बोन मैरो है। यहीं पर सारे सेल्स क्या होते हैं,
बनते हैं। अब ध्यान दो, इस रेड बोन मैरो में खास प्रकार के सेल्स पाए जाते हैं। इस रेड बोन मैरो में एक खास प्रकार के सेल्स पाए जाते हैं जिन्हें कहा जाता है स्टेम सेल्स, जिनको कहा जाता है स्टेम सेल्स। ध्यान दो, हमारे रेड बोन मैरो में ठीक है, आरबीसी का भी निर्माण होता है, डब्ल्यूबीसी का भी निर्माण होता है, प्लेटलेट्स का भी निर्माण होता है, तीनों का निर्माण। ठीक है, तीनों का निर्माण अगर पूछ ले कि तीनों कहाँ बनते हैं, तो तीनों का निर्माण कहाँ होता है? रेड बोन मैरो में। फैक्ट्री तुम इसको कह सकते हो। ठीक है, यह रेड ब्लड सेल्स का क्या है? फैक्ट्री है, कारखाना है, उत्पादन करता है। ठीक है, तो यह रेड बोन मैरो में कुछ खास प्रकार के सेल्स पाए जाते हैं जिनको स्टेम सेल्स कहा जाता है। ये स्टेम सेल्स ऐसे होते हैं कि इनमें सेल डिवीजन की क्षमता होती है, इनमें सेल डिवीजन होता है। ठीक है, इनमें सेल डिवीजन होता है, लेकिन सेल डिवीजन होने के बाद ऐसा नहीं कि सेल डिवीजन होने के बाद यह सेल्स क्या हो जाता है? मर जाता है। सेल डिवीजन होने के बाद में कुछ सेल्स आरबीसी के बन जाते हैं, कुछ सेल्स डब्ल्यूबीसी के बन जाते हैं और कुछ सेल्स प्लेटलेट्स के बन जाते हैं। लेकिन इसमें कुछ सेल्स स्वयं स्टेम सेल्स भी बन जाता है। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ क्या हुआ, यहाँ स्टेम सेल्स है, इसका सेल डिवीजन हुआ। ठीक है, 2 सेल्स बन गए, तो एक पुनः क्या बन जाएगा? एक पुनः स्टेम सेल्स ही बन जाएगा और दूसरा तुम्हारा आरबीसी बन जाएगा। एक तुम्हारा डब्ल्यूबीसी बन जाएगा, एक तुम्हारा फिर से स्टेम सेल्स। बताओ, स्टेम सेल्स का संख्या कभी कम होगा? कभी कम होगा? नहीं होगा। तो इसमें ऐसे सेल्स पाए जाते हैं जो जीवन पर्यंत कोशिका विभाजन करते रहते हैं, जबकि हमारा दिमाग जो है कोशिका विभाजन नहीं करता है, उसमें कोशिका विभाजन की क्षमता नहीं है। ठीक है, हमारे त्वचा के पास, स्किन के पास जो है उसमें क्या है? सेल डिवीजन नहीं है, इसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है। ऐसे सेल्स पाए जाते हैं। लेकिन यहाँ जो सेल्स पाया जाता है, खास प्रकार का सेल्स पाया जाता है, इसमें जीवन पर्यंत कोशिका विभाजन होता है। ऐसा नहीं कि क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है, मर जाता है। क्योंकि बताओ, सेल डिवीजन किया और कुछ बन गया आरबीसी, कुछ बन गया डब्ल्यूबीसी और फिर कुछ क्या बन गया? स्टेम। तो उसका तो संख्या फिर क्या रह गया? वही रह गया, फिर स्टेम प्राप्त हो गए। स्टेम सेल्स का एक और भी काम है, इसलिए भी यह महत्वपूर्ण है। यह हमारा जो रेड बोन मैरो में जो स्टेम सेल्स पाया जाता है, इस सेल्स में ऐसी क्षमता है, ऐसी प्रॉपर्टीज है कि यह जो सेल जो है हमारे बॉडी का लगभग कोई भी सेल्स बना सकता है। ठीक है, यह स्टेम सेल्स किडनी का सेल्स बना सकता है, यह स्टेम सेल्स न्यूरॉन बना सकता है, यह स्टेम सेल्स लीवर का सेल्स बना सकता है। बताओ, डब्ल्यूबीसी बना रहा है, आरबीसी बना रहा है, प्लेटलेट्स बना रहा है। ठीक है, तुम्हारा न्यूरॉन बना रहा है, तुम्हारा नेफ्रॉन बना रहा है, तो बहुत सारा क्या कर रहा है? बहुत सारा सेल्स बना दे रहा है। इसी के कारण इसको कहा जाता है कि इसमें खास प्रकार के सेल्स पाए जाते हैं जिसको क्या कहा जाता है? स्टेम सेल्स कहा जाता है। ठीक है, यह जो तुम्हारा स्टेम सेल्स है, ठीक है, बहुत तरह के कोशिकाएं बनाने की क्षमता रखता है, बहुत तरह की कोशिकाएं बनाने की क्षमता रखता है। उस क्रिया को कहा जाता है प्लोरीपोटेंस। ठीक है, जो स्टेम सेल्स के पास जो ऐसी कैपेसिटी है, ऐसी जो क्षमता है कि कोई तरह का सेल्स बना देगा, उसके पास ऐसा है कि आपातकाल में तुम कहोगे कि जल्दी से हमको डब्ल्यूबीसी बना के दो, डब्ल्यूबीसी बना के दे देगा। कहोगे कि हमको क्या दो? न्यूरॉन बना कर दो, न्यूरॉन बनाकर दे देगा। तो उस क्षमता को कहा जाता है प्लोरीपोटेंस। ठीक ना? इतना बात समझ में आ गया? यह क्यों खास है, क्यों महत्वपूर्ण है? यह हमारे रेड बोन मैरो में ऐसा सेल्स है, ठीक है, जिसमें ऐसी क्षमता है कि सेल डिवीजन करने के बाद कोई भी सेल्स बना सकता है। ठीक है, कोई भी सेल्स बना सकता है। लेकिन हम लोग को यहाँ पर कोई भी सेल्स नहीं पढ़ना है, हम लोग केवल यह जानना है क्या कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स क्या करता है? हमारा रेड बोन मैरो में ही बनता है। कौन सेल्स बनाता है? स्टेम सेल्स बनाता है। ठीक है, क्या करके? तो माइटोसिस यानी कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन द्वारा। जब यह सेल डिवीजन करता है तो सेल्स आरबीसी के बनाता है,
कुछ सेल्स WBC के बनाता है और कुछ सेल्स प्लेटलेट्स के बनाता है, कुछ सेल्स अपना भी बना लेता है, स्टेम सेल्स बना लेता है। इसीलिए स्टेम सेल्स का संख्या कभी भी कम नहीं होता है, हमेशा बना रहता है हमारे रेड बोन मैरो। अब देखिए यहाँ से होता क्या है, जब स्टेम सेल्स कोशिका विभाजन करता है तो मान लो कि एक तुम्हारा बन गया क्या स्टेम सेल्स और दूसरा हमारा क्या बन गया आरबीसी। अब बेचारा आरबीसी, बताओ इस आरबीसी का ध्यान दो जी, अब इस आरबीसी का जन्म हो गया रेड बोन मैरो में। अब इस आरबीसी का रेड बोन मैरो में क्या हो गया, जन्म हो गया। धीरे 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 क्या कर रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। और धीरे 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 ही बड़ा हो गया, ठीक है। इसके अंदर न्यूक्लियस आ गया, इसके अंदर क्या आ गया, न्यूक्लियस आ गया। यह पहले एकदम छोटा बच्चा था, रेड ब्लड सेल्स एकदम छोटा बच्चा था, धीरे धीरे बड़ा हुआ, ठीक है। धीरे धीरे बड़ा हो गया, उसके अंदर क्या आ गया, न्यूक्लियस आ गया, ठीक है। तो इस अवस्था को कहा जाता है, इस अवस्था को कहा जाता है एरिथ्रोब्लास्ट। एरिथ्रोब्लास्ट, ठीक है, क्योंकि यह ब्लास्ट करने की अवस्था में आ गया है, ब्लास्ट यानी फटने की अवस्था में आ गया है, ठीक है। तो जब हमारा आरबीसी एकदम छोटा बच्चा होता है, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस एकदम कहिए कि दिखाई नहीं देते, ना के बराबर होता होगा लेकिन ना के बराबर। लेकिन जैसे जैसे हमारा आरबीसी क्या होता है, बढ़ते जाता है, ज्यादा मतलब कि ये उसका भाई रेड बोन मैरो का घर है, बच्चा घर में पलेगा, ठीक है, पाल रहा है, रेड बोन मैरो क्या कर रहा है, उसको पाल रहा है, बड़ा कर दिया, उसके अंदर न्यूक्लियस आ गया। जब न्यूक्लियस इसके अंदर आ गया, बड़ा हो गया, तो इस अवस्था को कहा जाता है एरिथ्रोब्लास्ट, ठीक है। अब तुम्हारे, ठीक है, ये तुम्हारा क्या है, किडनी है, ये तुम्हारा किडनी है, सेम के बीच के आकार का दो किडनी है। और तुम्हारे किडनी से एक केमिकल आता है जिसको कहा जाता है एरिथ्रोपोइटिन। एरिथ्रोपोइटिन, ध्यान से समझना, ठीक है, बहुत गहराई में ले जा रहे हैं। तुम्हारा रेड ब्लड सेल्स थोड़ा सा बड़ा हुआ, जब न्यूक्लियस इसके अंदर पड़ गया तो इसका नाम हो गया एरिथ्रोब्लास्ट, ठीक है। अब ये एरिथ्रोब्लास्ट अब एकदम समझो कि एकदम अपने लास्ट सीमा में, एकदम अब मेच्योर हो गया है, एकदम बड़ा व्यस्त हो गया है, ठीक है। अब इसके अंदर कोई चीज करने की क्षमता आ गई है, ठीक है। लेकिन अभी भी इसके पास क्या है, कुछ कमी है। तो किडनी से केमिकल स्रावित होता है, किडनी मतलब ब्रिक से, गुर्दा से हमारे एक रसायन आता है, उस रसायन को कहा जाता है एरिथ्रोपोइटिन। देखो एरिथ्रोब्लास्ट, एरिथ्रोपोइटिन, ये हमारा एरिथ्रोसाइट है, उसी के नाम से जुड़ा हुआ है, क्योंकि आरबीसी को एरिथ्रोसाइट कहा जाता है, आरबीसी को कहा जाता है एरिथ्रोसाइट, ठीक है। ये तुम्हारे, हाँ, आरबीसी का कहानी बताया जा रहा है, कैसे उत्पत्ति हो रहा है, कैसे नामकरण हो रहा है। तो बताओ, छोटा बच्चा था, कोई नाम नहीं था, इसके अंदर न्यूक्लियस आ गया, एरिथ्रोब्लास्ट। देखो एरिथ्रोब्लास्ट, एरिथ्रो शब्द जुट गया यहाँ पर, एरिथ्रोब्लास्ट। अब यह एरिथ्रोब्लास्ट जो है एकदम समझो कि लास्ट अवस्था में, अपने अंतिम अवस्था में है। अब किडनी से क्या होगा, एक रसायन आएगा, एक केमिकल आएगा, यह केमिकल इस पर आकर के क्या करेगा, इस पर अपना रिएक्शन करेगा, अपना प्रभाव दिखाएगा, ठीक है। होता है ना कि जब हम बड़े हैं, हमारे आसपास छोटे बच्चे हैं, तो हम अपना अधिकार किस पर दिखाते हैं, छोटे बच्चों पर। चुप रहो, हला मत करो, कहाँ जा रहे, इधर आओ, हला मत करो। और वहीं जब बड़ा व्यक्ति होता है तब क्या होता है, आदमी अपने निष्क्रिय होकर वहां से टसर देता है, चलो ही मानेगा नहीं। यह जो तुम्हारा एरिथ्रो जो पोइटिन है, किडनी से आता है, तुम्हारे अब एरिथ्रोब्लास्ट पर क्या करने लगता है, रिएक्शन करने लगता है, अभिक्रिया करने लगता है, ठीक है। इसके अलावा तुम्हारे पाचन क्रिया के द्वारा, तुम्हारे डाइजेस्टिव सिस्टम से दो विटामिन आते हैं, कौन कौन, विटामिन B12 और विटामिन B9, ठीक है। ये विटामिन आते हैं क्योंकि पाचन क्रिया के बाद जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो बहुत तरह के पोषक पदार्थ हमारे शरीर में क्या होते हैं, स्टोर हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं, बन जाते हैं। तो विटामिन हमको लेना है, कोई पोषक पदार्थ लेना है, तो हम पाचन के पास गए, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम जो हमारा है, पाचन तंत्र, वहां से हमारा क्या आता है, विटामिन B12 और विटामिन B9, ये दोनों विटामिन है। विटामिन बी बहुत तरह के होते हैं ना, आगे पढ़ेंगे, ठीक है।
अभी बस इतना ही समझो कि यहाँ पर 2 विटामिन आते हैं, विटामिन B12 और विटामिन B9। अब बतलाओ, यहाँ से आया किडनी से इरिथ्रोपोइटिन, ये हमारा किडनी से आता है, और ये हमारे पाचन से मिल जाता है विटामिन B12 और विटामिन 9। ये दोनों मिल करके इस पर क्या करते हैं, अपना रिएक्शन करते हैं। अब ये हो जाता है ब्लास्ट। अभी क्या हो जाता है, ब्लास्ट। यानी ब्लास्ट का मतलब कि इसमें से न्यूक्लियस बाहर चला जाता है। न्यूक्लियस कहाँ चला जाता है, बाहर चला जाता है। ठीक है, न्यूक्लियस तब तक इसके अंदर था जब तक कि पूरा मेच्योर नहीं था, पूरा वयस्क नहीं था। ठीक है, आज जब इसके पास इरिथ्रोपोइटिन आ गया, विटामिन B12 और विटामिन 9 आ गए, ठीक है, ये दोनों मिलकर के इस पर क्या किए, रिएक्ट किए, तो इसमें से बेचारा न्यूक्लियस क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। कहता है कि हाँ अब तुम्हारा क्या हो गया, और तुम हो गए, तुम कहीं जा सकते हो। ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियस क्या करता है, कोशिका के अंदर सारे कामों को देख रेख हैंडल करता है, मैनेजर है हमारा केंद्र, क्या है, मैनेजर का काम करता है, सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, जैसे छोटे बच्चे बड़े आदमी के निगरानी में होते हैं। ठीक है, और जब बड़ा आदमी छोटे बच्चों को बहुत कुछ सिखा देता है, जाओ तुम क्या हो गए, तुम पक्का हो गए, जाओ। उसी तरह से क्या होता है, यह हमारा आरबीसी अब पक्का हो गया, न्यूक्लियस बेचारा उसमें से क्या आ गया, बाहर आ गया। अब यहाँ यह क्या होता है, अब रेड बोन मैरो कहता है जाओ बच्चों, तुमको हम कहाँ डाल देते हैं, हाँ जाओ अब तुम मस्ती दो, चलो हो गया। और रेड बोन मैरो क्या कहता है, यह तुम पक्का हो गए, और तुमको जितना सीखना था, जितना मेच्योर होना था, सब कुछ तुम्हारे अंदर आ गया, न्यूक्लियस बाहर आ जाता है। ठीक है, और यह मेच्योर जो आरबीसी है कहाँ चला आता है, रेड ब्लड सेल्स नहीं, हमारे ब्लड वेसल्स में चला आता है। देखो यहाँ से चला आया, तो पूछता है कि क्या रेड ब्लड सेल्स में न्यूक्लियस होते हैं, अब ये तुम्हारा रेड ब्लड सेल्स हुआ। यहाँ तो इरिथ्रोब्लास्ट के नाम से जाना जाता था। ठीक है, जब मेच्योर हो गया, पूरा एकदम बन के रेडी हो गया, विटामिन B12 और विटामिन 9 और यहाँ से इरिथ्रोपोइटिन आकर के रिएक्ट किए, तो इसका न्यूक्लियस बाहर आ गया, तब जाकर के तुम्हारा बन गया रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, जैसे ही निकलता है क्या होता है, धस जाता है, देखो धस गया है बीच में से, और तुम्हारा यह है रेड ब्लड सेल्स। ये रेड ब्लड सेल्स तुम्हारे, बात समझ में आया। इस तरह से तुम्हारे आरबीसी का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है, कहाँ होता है, रेड बोन मैरो में। रेड बोन मैरो में क्या होता है, खास सेल्स जिनको स्टेम सेल्स कहा जाता है। उस स्टेम सेल्स के पास ऐसी क्षमता है कि वह कोई भी सेल्स बना सकता है, किसी भी तरह का कोशिका बना सकता है, क्योंकि उसमें सेल डिवीजन करने की क्षमता है। तो हमको कोई भी कोशिका नहीं चाहिए, हमको आरबीसी चाहिए। ठीक है, तो सेल डिवीजन करके आरबीसी बना दिया। जब आरबीसी छोटा होता है तो उसके अंदर न्यूक्लियस बहुत छोटे छोटे होते हैं, दिखाई नहीं देते, ना के बराबर मानो यहाँ से। ठीक है, जब जब क्या होता है, यह जो तुम्हारा आरबीसी ही है, क्योंकि अभी आरबीसी नाम नहीं पड़ा है, लेकिन आरबीसी ही समझो। जब तुम्हारा आरबीसी थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, न्यूक्लियस बड़ा हो जाता है, ठीक है, तो किडनी से आता है इरिथ्रोपोइटिन, और पाचन से आते हैं B12 और B9 विटामिन पर रिएक्शन करते हैं, और ये क्या हो जाता है, न्यूक्लियस जब मैच्योर हो जाता है, पूरी तरह से एकदम परिपक्व हो जाता है, कहो ठीक है, एकदम पक्का हो गया, तो उसमें से न्यूक्लियस बाहर आ जाता है, और यहाँ से रेड ब्लड सेल्स तुम्हारे ब्लड वेसल्स में चले आते हैं। ठीक है, अब ब्लड वेसल्स में आकर क्या करते हैं, अपना जिंदगी का मजा लेते हैं, वाह पानी पर तैरना है, ऐसे ऐसे करना है। ठीक है, क्योंकि इसमें प्लाज्मा है, यहाँ तक प्लाज्मा नहीं था, लेकिन इसके अंदर प्लाज्मा है। अब बेचारा क्या करेगा, कभी हृदय में जाके मजा लेगा, कभी किडनी में जाके मजा लेगा, कभी क्या करेगा, लीवर के पास चला जाएगा। ठीक है, सभी अंगों के पास क्या करता है, घूमते रहता है। ठीक है, अब कहीं जाएगा, कहीं से पिज्जा का स्वाद लेगा, कहीं से क्या करेगा, डोसा खाएगा, कहीं बर्गर का स्वाद लेगा, क्योंकि सारा पोषक पदार्थ तो इसी के अंदर आकर मिलने वाला है, ब्लड वेसल्स में ही, तो सबका स्वाद लेते रहता है। ठीक है, अब देखो होता क्या है, तुम लोग सुनो होगा कि एनीमिया, रक्त अल्पता, खून की कमी ना, नहीं कहता डॉक्टर आपके शरीर में ब्लड की कमी है। ठीक है, आपका आंख पीला पीला दिखाई दे रहा है। ठीक है, एनीमिया हो गया, रक्त अल्पता। ठीक है, एनीमिया
और उसको कहा जाता है रक्त अल्पता। रक्त माने खून, अल्पता माने कमी, खून की कमी को एनीमिया कहा जाता है। यह कमी कैसे होता है? तो जब जब आपके क्या है, ब्लड में आरबीसी की संख्या कम हो जाए, क्योंकि 99% यही है, ठीक है, 99% हमारे क्या है, ब्लड में यही है, आरबीसी है। 50 लाख है, 50 लाख बहुत होता है, जितना सही 1 ml प्रति, मतलब कि 1 mmQ में निकालते हैं तो 50 लाख उसका क्या होता है, संख्या होता है, ठीक है। 5 मिलियन मतलब 50 लाख, ठीक है, तो बहुत ज्यादा होता है। और जब इसका कमी हो जाएगा, इसी के चलते तो लाल दिखाई दे रहा था। क्यों? क्योंकि इसमें पाया जाता है हीमोग्लोबिन। पूछ देगा कि आरबीसी का रंग लाल क्यों पाया जाता है? क्योंकि आरबीसी के अंदर एक पिगमेंट पाया जाता है हीमोग्लोबिन, उसी के कारण इसका रंग लाल होता है, ठीक है। इसके अंदर पिगमेंट पाए जाते हैं। कौन सा पिगमेंट पाया जाता है? हाँ, पिगमेंट पाया जाता है हमारा हीमोग्लोबिन। ग्लोबिन का मतलब प्रोटीन, हीमो का मतलब होता है अलग चीज, पढ़ेंगे ना। इसी के चलते हमारा लाल रंग होता है आरबीसी का, ठीक है। तो आरबीसी के अंदर एक पिगमेंट पाया जाता है, एक वर्णक पाया जाता है, जिसके चलते हमारा खून लाल दिखाई देता है। कौन सा पिगमेंट है? हीमोग्लोबिन है, ठीक है। तो अब हम पूछ रहे हैं कि हमारे शरीर में खून की कमी कैसे हो जाती है। आदमी कहता है तुम्हारे शरीर में खून कम है, ठीक है, ब्लड की कमी है, रक्त अल्पता है, आंख को ऐसे करके, नाखून को ऐसे करके देखा जाता है, ठीक है। अगर लाल दिखाई दे रहा है तो समझो कि खून एकदम बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो देखो होता क्या है, होता ये है कि रेड बोन मैरो में जो स्टेम जो सेल्स हैं, सेल डिवीजन करके आरबीसी बनाते हैं, ठीक है, आरबीसी बनाते हैं, ठीक है। कभी ऐसा होता है नहीं, हम लोग कहते हैं अपने दैनिक जीवन में, कोई किसी लड़के को देखते हैं, कोई आदमी मतलब कि बहुत ज्यादा उम्र का हो जाता है, बहुत ज्यादा उम्र का हो जाता है, तभी हम कहते हैं क्या कि जा एकदम बुझा तो लड़के बड़ ना सुधर, ठीक है, ऐसा कहते हैं कि लड़का जैसा व्यवहार कर रहे हो, ठीक है। तुम्हारा उम्र इतना हो गया, लेकिन कुछ बातों को लेकर के तुम क्या कर रहे हो, छोटे बच्चों जैसा व्यवहार करते हो, यानी कि अभी तुम परिपक्व नहीं हुए हो, ऐसा होता है। तो देखो, अगर तुम्हारे पाचन से B12 और B9, अगर तुम्हारे पाचन से विटामिन B12 और B9 आकर के यहाँ पर रिएक्शन न करें, तो यह तुम्हारा आरबीसी अभी क्या होगा, परिपक्व नहीं होगा, ठीक है। आज जब तुम्हारे पाचन से B12 और B9 आकर के यहाँ पर रिएक्शन नहीं करेंगे, तो उस समय जो तुम्हारा जो आरबीसी जो है परिपक्व नहीं होगा, तब तुम्हारा ये जो रेड बोन मैरो का जो स्टेम सेल्स है, तब कहता है कि जा बच्चा तुमको क्या करेगा, अब तुम परिपक्व नहीं होगा, तुमको क्या करेगा, वहीं पर ब्लास्ट कर देता है, वहीं पर यानी नष्ट कर देता है। यानी ये कहता है कि जब तुम अभी परिपक्व नहीं हुए हो, तो तुमको बतलाओ कि तुम यहाँ पर पानी का धार है, उस पानी के धार में कैसे झेल पाओगे। अभी तुम बच्चा हो, ठीक है, अगर हम तुमको ब्लड वेसल्स में डाल दें तो तुम पानी के तेज बहाव में, धार में क्या हो जाओगे, बह जाओगे, डूब जाओगे, ठीक है, कुछ नहीं कर पाओगे। इसीलिए तुमको हम यहीं पर क्या कर देते हैं, वहीं पर नष्ट कर देता है, ब्लास्ट होकर वहीं पर रेड ब्लड सेल्स क्या हो जाता है, मर जाता है, ठीक है। अब बतलाओ, यहीं पर जब B12 B9 नहीं आया तो यहीं पर आरबीसी क्या हो गया, नष्ट हो गया, स्टेम सेल्स उसी को क्या कर दिया, रेड बोन मैरो में। तो बताओ यहाँ आरबीसी आएगा, और जब यहाँ आरबीसी नहीं आएगा तो हमारे ब्लड वेसल्स में किसकी कमी हो जाएगी, आरबीसी की। और जब आरबीसी की कमी हो जाएगी तो कहेंगे ना हमारा त्वचा पीला, आंख पीला दिखाई देगा, कहेंगे खून की कमी हो गई है, एनीमिया हो गया, रक्त अल्पता। तो ऐसा ही होता है, ठीक है। तो जब आपके शरीर में खून की कमी हो जाती है तो तब डॉक्टर आपको विटामिन देते हैं, ठीक है, जाते हैं कि सर देखें ना खून की कमी हो गई है, जांच करने पर तब आपको विटामिन दिया जाता है। तो यही विटामिन दिया जाता है, नाम कुछ भी हो, उसके अंदर जो कंपोजिशन होता है देखना ध्यान से, B12 और B9 रहता है, ठीक है। उसमें दवा जो होता है उसमें बहुत सारे लिखे हो रहते हैं इंग्लिश में, छोटे छोटे ना, वो सब हम नहीं पढ़ते हैं, हम लोग केवल नाम जानते हैं, लेकिन डॉक्टर क्या देता है उसमें क्या क्या है, वही दवा लिख देते हैं, जाओ B कॉम्प्लेक्स खाओ, ये खाओ, वो खाओ, ठीक है, ठीक है। यही जा करके क्या करता है, रेड बोन मैरो में क्या होता है, जब विटामिन ज्यादा हो जाते हैं तो जाते हैं रेड बोन मैरो के पास, जब कहते हैं अब तुम बनाओ आरबीसी, अब हम आ गए हैं, अब ये आरबीसी बना के देता है, सब क्या करते हैं उसको
मेच्योर कर देते हैं, पक्का कर देते हैं, सब कुछ सिखा पढ़ा के, ठीक है। यहाँ से करता है एरिथ्रोपोइटिन। अब हमारा आरबीसी क्या हो गया, मेच्योर, और तुरंत आकर के इसमें आने लगते हैं, इसमें आने लगते हैं, इसमें आने लगते हैं, तब जाकर के हमारा खून की कमी क्या हो जाती है, मेंटेन हो जाती है। तो बात समझ में आया खून की कमी कैसे होती है, बोलो समझ में आ गया खून की कमी कैसे होती है। एनीमिया, खून की कमी हो जाएगी तो आपका शरीर हल्का हल्का होने लगेगा, सुस्ती आ जाएगी, नींद लगेगा, ठीक है, ऐसा होने लगता है, ठीक है। जब कभी आपको ऐसा महसूस हो तो समझिए कि आपके आरबीसी में कहीं ना कहीं संख्या में क्या हो गया, गिरावट हो गया है, ठीक है। आप फल फूल दूध पीजिए, सेवन कीजिए, विटामिन बढ़ाइए, पोषक तत्वों को लीजिए, फिर आपका सही से काम करने लगेगा, मेच्योर होकर इसमें आने लगेगा। अब समझ में आ गया। अब ध्यान दो, अब हम ये कह रहे हैं कि हमारा जो बेचारा आरबीसी है 120 दिन के बाद मर जाता है, क्यों। अब देखिए, ये आपका ब्लड वेसल्स है, आप ब्लड वेसल्स जो है आगे चल के, ब्लड वेसल्स जो है आगे चल के क्या होता है, बहुत सारे क्या होता है, कैपिलरी में बदल जाता है, बहुत सारे क्या होता है, पतले पतले कैपिलरी में बदल जाता है, ठीक है, कैपिलरी में। जैसे यहां से नस है ना, ठीक है, देखो इसके अंदर बहुत सारे शाखाएं फूट जाती है, ठीक है। एक बहुत बड़ा मान लो नहर है और उसमें पतला पतला बहुत सारा बाहर निकाल दो, ठीक है, अब क्या हो जाएगा, रास्ता कम हो जाएगा पानी जाने का। तो उसी तरह से ध्यान दो, वैसा ही होता है कि अब आगे जाकर ये जो ब्लड वेसल्स है इतना ही चौड़ा नहीं होता है, कहीं ना कहीं इसको क्या करना है, किसी ऑर्गन के पास ले जाना है, ठीक है। तो देखो अब बेचारा ये ब्लड, ये जो तुम्हारा क्या है आरबीसी, अब यहां से निकलने का क्या कर रहा है, कोशिश कर रहा है। यहां से निकलने का क्या कर रहा है, कोशिश कर रहा है, ठीक है, बाहर जाने का कोशिश कर रहा है, ठीक है, ब्लड वेसल्स में बाहर का किसी ऑर्गन के पास जाने का कोशिश कर रहा है। बताओ यहाँ पर इतना सारा जगह है, हम आराम से ऐसे ऐसे क्या करेंगे, जाएंगे, आज जब बहुत रास्ता एकदम संकीर्ण हो जाए, ठीक है, और उसमें से हम निकलेंगे तो कहीं इधर छिलाएगा, कभी इधर छिलाएगा, कभी इधर छिलाएगा, ठीक है। तो उसी तरह से बेचारा जो ये आरबीसी है, जब कैपिलरी में जब उसको घुसना होता है, ठीक है, चूंकि इसको ऑर्गन के पास जाना है, किसी अंग के पास जाना है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन रहता है, फेफड़े से लाया हुआ रहता है ऑक्सीजन इसको पहुंचाना है प्रत्येक अंग तक। अब प्रत्येक अंग तक हमेशा इतना ही मोटा नस नहीं जाता है, ठीक है। बताओ उंगली में हमारा ब्लड आ रहा है लेकिन इतना मोटा नस दिखाई दे रहा है, कैपिलरी यहीं से देखो, यहीं से अब अंदर जाकर के ना कैपिलरी में बंट गया है, अंदर जाकर के कैपिलरी में बंट गया है। अब बेचारा आरबीसी को जाने में बहुत क्या है, दिक्कत हो रहा है। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर नदी का चौड़ाई ज्यादा है, एकदम आराम से मजा ले रहा है, ठीक है, इधर उधर उलटिया मार रहा है, लेकिन अब इसको निकलना है क्या, पतला रास्ता से, संकीर्ण रास्ता से। तो जब ये निकलेगा तो अब अपने दिमाग से ही सोचो कि क्या इसका थोड़ा बहुत भी ऊपर का जो मेम्ब्रेन है, जो झिल्ली है, बताओ इस कैपिलरी के दीवार में घर्षण करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। इसको हमेशा लगातार क्या करना है, हमेशा लगातार कैपिलरी में घुसना है। तो बताओ बहुत सारे कैपिलरियों में बेचारा क्या करेगा, घुसते 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 जाएगा, तो बताओ उसका जो मेम्ब्रेन है क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, घर्षण के कारण अब धीरे धीरे क्या होगा, कटने लगेगा, फिर भी बेचारा बर्दाश्त करेगा। लेकिन जब 120 दिन तक आपके शरीर में घूम जाता है तो उसका मेम्ब्रेन इतना न घर्षण के कारण रगड़ के क्या हो जाता है, टूट जाता है कि अब वो किसी काम के लायक नहीं रहता है। तब बतलाओ उसका पूरा मेम्ब्रेन ही क्षतिग्रस्त हो गया, ठीक है। बार बार तुमको संकीर्ण रास्ता में क्या किया जाए, विदा किया जाए, चलो एक बार पार हो जाएगा, चलो चलो ठीक है भाई, इतना ही ना हुआ, फिर उधर से आना पड़े, फिर जाना पड़े, फिर आना पड़े, फिर जाना पड़े। बताओ तुम्हारा क्या होगा, पूरा ऊपर का जो झिल्ली है, जो त्वचा है, पूरा घर्षण के कारण क्या हो जाएगा, कट फट के क्या हो जाएगा। तो कितना दिन तक तुम बर्दाश्त करोगे, कितना दिन तक, फिर घाव पर फिर घाव, फिर घाव पर फिर घाव, तो समझोगे कितना कष्टदायक होता होगा। अब बेचारा फिर भी तुमको ऑक्सीजन क्या करता है, 120 दिन तक अपना सर्विस देता है, ठीक है। 120 दिन तक पूरे ब्लड अंगों को क्या करता है, ऑक्सीजन ले जाकर के देता है, अपने क्या करता है, अपने कष्ट में रहता है, अपने क्या करता है, घर्षण खाता है, उसकी मेम्ब्रेन जो है रगड़ करके कट जाती है, फट जाती है, लेकिन ऑक्सीजन को नहीं छोड़ता है, ले जाकर के क्या करता है, सेल्स को दे देता है।
ठीक है। लेकिन 120 दिन के बाद बेचारा जो इस काबिल नहीं रहता है कि अब पुनः क्या करे, ऑक्सीजन फिर ले जा करके दे। अब आ करके जानते हो कहाँ, तुम्हारे स्प्लीन में मर जाता है। तुम्हारे स्प्लीन में क्या हो जाता है, मर जाता है। स्प्लीन जो है तुम्हारे आमाशय या पेट के पास, तुम्हारे आमाशय या पेट के पास, ठीक ना, तुम्हारे आमाशय बहुत पतले, स्प्लीन के जो केशिकाएं होती हैं बहुत पतली होती हैं, बहुत पतली होती हैं, ठीक है। अब बेचारा क्या होता है, 120 दिन जब पूरा शरीर में काम कर लेता है, 120 दिन के बाद, 120 दिन के बाद क्या होता है, ठीक है। अब इसको क्या होना है, कहीं मरना है, ठीक है। तो अब ये देखो, एक बार अपने जीवन में एक बार स्प्लीन के पास भी आता है। कहाँ आता है, स्प्लीन 120 दिन तक पूरा अंग में घूमा। अब बतलाओ, अब इसमें समझ सकते हो कैसे जाता होगा। ठीक है। और इसमें स्प्लीन की जो, स्प्लीन को प्लीहा या तिल्ली कहा जाता है, इसको हम क्या कहते हैं, तिल्ली, या इसी को प्लीहा कहा जाता है, स्प्लीन को, ठीक है। अब 120 दिन के बाद जब तुम्हारे क्या होता है, स्प्लीन में जब बेचारा आता है तो स्प्लीन की और भी कैपिलरियां और भी पतली होती हैं। अब जो कुछ बचा हुआ था उसका काम क्रिया यहीं पर हो जाता है ना। अब यहाँ पर पूर्णतः क्या हो जाता है, पूर्णतः बेचारा क्या हो जाता है, मर जाता है, ठीक है, पूरी तरह से मर जाता है, मर जाता है। इसीलिए स्प्लीन को ग्रेव यार्ड कहा जाता है, ग्रेव यार्ड, यानी आरबीसी का कब्रगाह, आरबीसी का कब्र, यहीं पर बेचारा क्या हो जाता है, दफना करके कब्र में गाड़ दिया जाता है स्प्लीन में, ठीक है। स्प्लीन में आकर के बेचारा क्या हो जाता है, एकदम मर जाता है, ठीक है। कुछ इसमें क्या हो जाते हैं, कुछ अच्छे बच भी जाते हैं, लेकिन जो मरने का जो परसेंटेज है बहुत ज्यादा होता है। इसीलिए कहा जाता है स्प्लीन को आरबीसी का ग्रेव यार्ड, यानी कब्रगाह। यानी पूछता है कि आरबीसी कहाँ जाकर नष्ट हो जाता है, कहाँ जाकर मर जाता है, स्प्लीन में जाकर के मर जाता है, दफन हो जाता है, ठीक है। अब स्प्लीन में, स्प्लीन का एक और भी काम है, यह आरबीसी को बनाता भी है, आरबीसी को बनाता है मतलब कि स्टोर करके रखता भी है, स्टोर करके रखता भी है। कुछ आरबीसी को क्या करता है, स्टोर करता है, ठीक है ना। कुछ, हाँ, कुछ बच जाते हैं, ठीक है। ऐसा भी तो होता है, डॉक्टर के पास बहुत सारे पेशेंट जाते हैं, एकदम मरे हुए पेशेंट लगभग जाते हैं, लेकिन उसमें कुछ पेशेंट क्या हो जाते हैं, बच भी जाते हैं, ठीक है। अब पूरा अंग क्षतिग्रस्त हो गया, डॉक्टर ठीक कहेगा कि ठीक है भाई हम बचाने का प्रयास करेंगे, बचाता है, लेकिन उसमें बहुत सारे मर जाते हैं, लेकिन कुछ किस्मत वाले होते हैं बच जाते हैं। तो कुछ हमारा आरबीसी जो किस्मत वाला होता है क्या हो जाता है, बच जाता है, तो यहाँ पर स्टोर भी रहता है, ठीक है, कुछ स्टोर भी रहता है। तो आरबीसी बल्कि स्प्लीन को ब्लड बैंक भी कहा जाता है, स्प्लीन को क्या कहा जाता है, ब्लड बैंक, हाँ याद रखना, क्योंकि बताओ पैसा बैंक में रहता है, ठीक है। तो ब्लड हमारा कहाँ स्टोर है, स्प्लीन में। स्टोर कहाँ है, बन तो रहा है यार रेड बोन मैरो में, लेकिन स्टोर कहाँ है, सुरक्षित कहाँ है अपने को, ठीक है, कहाँ है, स्प्लीन में। इसीलिए इसको ब्लड बैंक कहा जाता है स्प्लीन को। इसको कब्रगाह भी कहा जाता है आरबीसी का, आरबीसी का क्या कहता है, कब्रगाह कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर आकर मर जाता है। समझ में आई, आरबीसी का कहानी समझ में आया जी। इतना बेचारा में क्या करता है, कष्ट झेलता है, इसीलिए 120 दिन के बाद क्या हो जाता है, मर जाता है, उसके मेम्ब्रेन कट फट के क्या हो जाते हैं, ठीक है। अब ध्यान दो, कितना स्टोर होगा, पूरा तो मर थोड़ा बहुत, ठीक है। फिर यहाँ से जो होता है, फिर यहाँ से जो मर के जो रहता है, अभी तो बता रहे हैं ना, अब देखो कहाँ जा रहा है, ठीक है। ये जो जितनी भी जो कैपिलरी है, ये जितनी भी कैपिलरी है पुनः मिल करके क्या बनाती है, वेन बना देती है, वेन, नस, ठीक है। क्यों,
क्योंकि हमारा स्प्लीन भी एक अंग है, स्प्लीन भी हमारा एक अंग है, इसको भी तो ऑक्सीजन देना था। तो आरबीसी बेचारा मरते मरते आया, ठीक है, ऑक्सीजन दे दिया, ऑक्सीजन अपना काम कर, मरते दम तक भी देखो ऑक्सीजन दे रहा है स्प्लीन को। स्प्लीन के जो सेल्स हैं ऑक्सीजन लेकर के अपना काम कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो वो स्प्लीन भाई, स्प्लीन क्या करता है, चलो भाई तुम हमको ऑक्सीजन दिए हो, ठीक है, हमारा भी कुछ फर्ज बनता है, तो बहुत सारे आरबीसी को बचा भी लेता है, बहुत सारे आरबीसी को बचा लेता है। अब बहुत सारे आरबीसी तो क्या करते हैं, एकदम मरते मरते ऑक्सीजन दे करके मर जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारा आरबीसी स्टोर भी रहता है और बहुत सारे आरबीसी मर भी जाते हैं, क्योंकि यहाँ भी तो ऑक्सीजन देना है। अब बताओ, अब ऑक्सीजन स्प्लीन जो है, स्प्लीन चूंकि सेल से बना हुआ है, आज सेल ऑक्सीजन लेकर के अपना तो काम कर लिए, लेकिन अब बनेगा CO2। अब CO2 को तो यहाँ से बाहर निकालना है, ठीक है। अब CO2 क्या होगा, इस नस के माध्यम से क्या होगा, पुनः कहाँ जाता है, लीवर में जाता है। अब सोचो कि जब CO2 जाता होगा तो क्या आरबीसी के जो मरे हुए जो छोटे छोटे मेम्ब्रेन के जो टुकड़े हैं वो इसमें बह के नहीं जाता होगा, वो भी जाता होगा, वो भी जाता होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होते हैं, इसमें आरबीसी के एकदम मरे हुए जो छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं क्या होते हैं, यहाँ चले आते हैं। और यहाँ लीवर में एक खास सेल पाया जाता है जो आरबीसी के मरे हुए मेम्ब्रेन को खा जाता है, नहीं तो कचरा ना जमा हो जाएगा। सोचो कि अगर स्प्लीन में आकर आरबीसी मरते रहे, अब भर जाए तो आरबीसी क्या हो जाएगा, वो तो ऐसा ही सड़ के खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो जो इसका जो कटा फटा या जो मरा हुआ जो पार्ट होता है जो पूरी तरह से गल जाता है, मरने का मतलब कि गल गया पूरी तरह से, वह क्या होता है, CO2 के साथ भी क्या होता है, तुम्हारे लीवर में चला आता है, ठीक है। यह नस, यहाँ से एक नस निकलता है, इसमें CO2 आता है और लीवर के पास चला आता है, ठीक है। तो देखो होता क्या है, क्योंकि आरबीसी में होते हैं हीमोग्लोबिन, आरबीसी में होते हैं हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन का मतलब कि हीम प्लस ग्लोबिन, ठीक है। तो ग्लोबिन एक प्रोटीन है, तो प्रोटीन क्या होता है, काम के लिए होता है, इससे क्या होता है, ऊर्जा के रूप में काम कर लेते हैं। लेकिन जो हीम होता है, हीम का मतलब उसका जो बाहर का जो आवरण होता है, ठीक है, ग्लोबिन मतलब प्रोटीन होता है, और हीम जो है, हीम से दो तरह के मतलब कि टूट करके पूरी तरह से टूटने के बाद हीम से ठीक है, दो पदार्थ बनते हैं। एक बनता है बिलीरुबिन, हिंदी में ही लिख देते हैं बिलीरुबिन, और एक बन जाता है बिलीबर्डिन, ठीक है। यही बिलीरुबिन और बिलीबर्डिन हीम के पूरी तरह से टूटने के बाद में ग्लोबिन प्रोटीन में चला जाता है, और जो हीम बच गया, जो उसमें हीम बच गया, ठीक है, वो जो तुम्हारा हीम है बिलीरुबिन और बिलीबर्डिन में आकर के क्या होता है, यकृत में चला जाता है, ठीक है। यह जब हीम जाते हैं, ठीक है, जब टूट जाते हैं तो बिलीबर्डिन और बिलीरुबिन में बदल जाते हैं। ये बिलीबर्डिन और बिलीरुबिन कहाँ जाते हैं, यकृत में जमा हो जाते हैं, और ये दोनों मिल करके पीत का निर्माण करते हैं। तो पीत जो बाइल जूस जो होता है, इन्हीं दोनों का मिश्रण होता है, ठीक है। बिलीबर्डिन के कारण पीत का रंग हरा दिखाई देता है, और बिलीरुबिन के कारण तुम्हारा जो है क्या, मूत्र का जो पीला रंग है, बिलीरुबिन के कारण पीला दिखाई देता है। मूत्र का रंग, मल का रंग, ठीक ना, वो तो यूरोक्रोम के कारण पीला दिखाई देता है ना, लेकिन तुम्हारे मल का रंग बिलीरुबिन के कारण पीला दिखाई देता है। पीत का रंग बिलीबर्डिन के कारण, क्योंकि हीम प्लस ग्लोबिन, यह जो था एक वर्णक था, इसमें रंग छिपा हुआ था, तो ग्लोबिन तो प्रोटीन में बदल गया, लेकिन जो हीम का जो हिस्सा था टूट करके बिलीरुबिन और बिलीबर्डिन बना दिया। ये दोनों जाकर के लीवर में जमा हो जाते हैं, और लीवर में मिल करके क्या बना देते हैं, बाइल जूस, पीत रस। यही पीत रस पित्ताशय में जाके जमा हो जाता है। यही पीत की थैली को गाल ब्लाडर कहा जाता है। कभी कभी क्या होता है, गैस बनने के कारण या किसी कारणवश पथरी जमा हो जाता है, पथरी इसी में जमा हो जाता है, ठीक है, पीत की थैली में। तो जो हीम बच गया वह पूरी तरह से टूटने के बाद में दो और भी, ठीक है। बताओ कि आरबीसी का बेचारा कचरा भी काम का है, ठीक है। उसका जो मेम्ब्रेन जो क्षतिग्रस्त हो जाता है, वो तो तुम्हारा चला जाता है यहाँ पर लीवर में, लीवर का कोशिका खा लेता है,
लेकिन जो उसके पिगमेंट बच जाते हैं वो बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन में बदल जाते हैं, ये जाकर के लीवर में जमा होते हैं, लीवर में दोनों मिल करके क्या बना देते हैं, पीत रस। ये दोनों मिल करके पीत रस बनाते हैं। बिलीरुबिन के कारण मल का रंग पीला दिखाई देता है, मल मतलब पैखाना, और बिलीवर्डिन के कारण तुम्हारे पीत का रंग हरा दिखाई देता है। बाइल जूस जो होता है हरा होता है ना, ग्रीनिश येलो कहा जाता है ना, लगभग हरा और पीला कुछ रहता है ना, ग्रीनिश येलो कह सकते हैं बिलीवर्डिन के कारण। बात समझ में आया? अब बताओ यहां से जो आरबीसी के जो मरे हुए एकदम जो मेम्ब्रेन होते हैं, क्षतिग्रस्त मेम्ब्रेन, यहाँ चले आते हैं, और यहाँ पर जो सेल पाए जाते हैं उनको कहा जाता है फैगोसाइट। फैगोसाइट, ठीक ना, फैगोसाइट्स, ठीक है। इस सेल्स को कहा जाता है कूफर सेल्स, कूफर सेल्स, ठीक है। ये केवल कूफर सेल्स कहाँ पाए जाते हैं, लीवर में ही पाए जाते हैं। अगर क्वेश्चन पूछ दे कि कूफर सेल्स कहाँ पाए जाते हैं, केवल लीवर में पाए जाते हैं। कूफर सेल्स का क्या काम है, तो फैगोसाइट का मतलब होता है कि फैगो मतलब होता है खाना, फैगो का मतलब खाना, साइट मतलब सेल्स। ये मरे हुए सेल्स को जो टुकड़े होते हैं आरबीसी का जो मेम्ब्रेन एकदम पूरी तरह से क्या होता है, मर जाता है, क्षतिग्रस्त हो जाता है, काम के लायक नहीं रहता है, तो स्प्लीन में क्या करेगा, यह CO2 के साथ क्या होता है, ठीक है, बह करके कहाँ चला आता है, लीवर में। लीवर में खास सेल होते हैं जिनको कूफर सेल्स कहा जाता है। इनमें क्या होता है, ये इनमें किसी सेल्स को खाने की क्षमता होती है, ये क्या करते हैं, खा करके खत्म कर देते हैं, उनको फैगोसाइट कहा जाता है ना। जो सेल्स को खाते हैं उनको फैगोसाइट सेल्स कहा जाता है। सेल्स को खाएगा, फैगोसाइट सेल्स कहलाएगा, ठीक है। इस सेल्स का एक विशेष नाम होता है क्या, कूफर सेल्स कहा जाता है। वाह, बताओ समझ में आया? यह आरबीसी का तुम्हारा क्या हुआ, इतिहास कहानी हुआ, जल्दी से नोट कर लो ना। इसी तरह से बेचारा 120 दिन के बाद क्या हो जाता है, मर जाता है।